हेलो बच्चों, मैं आनंद श्रीवास्तव आपके सामने फिर से डीपीपी का सलूशन लेके, और ये कोलिजन टॉपिक सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड, जो डीपीपी नंबर आपका क्या है बेटा 12, जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और आपने इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट पढ़े होगा, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना। इनइलास्टिक में परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन, सॉरी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं। दो बॉडीज हैं सेम मास की, मूविंग विद द सेम स्पीड बट इन डिफरेंट डायरेक्शन इन अ प्लेन। दे हैव अ कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन एंड मूव टुगेदर thereafter with a final speed which is half of their initial speed. Find the angle between initial velocity of the two bodies. एकदम आराम से देखो कि कैसे सॉल्व करेंगे। दो बॉडीज हैं बेटा, एक का मास मान लो हमने m ले लिया, ठीक है ना, और इसकी स्पीड मान लो u ले ली। एक दूसरा मास है m और वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, हमें नहीं पता, तो इसको मान लो हमने u1 ले लिया और इस वाले को मान लो u2 ले लिया, और इनके बीच का एंगल मान लो कितना है, थीटा। अब हमसे कह रहा है कि दोनों कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। कंप्लीट इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कि जब दो चीजें टकराती हैं तो टकराने के बाद जुड़ जाती हैं, ठीक है ना, और उसके बाद दोनों कॉमन स्पीड टुगेदर जाते हैं। फाइनल स्पीड उनकी इनिशियल स्पीड की क्या हो गई बेटा, हाफ। तो आपको पता करना है उन दोनों वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है। बस एक चीज यहां पे ये ध्यान रखना है आपको कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो क्या है बेटा, सेम। मान लिया कितना है, u। दोनों के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा। हमें पता करना है कि दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। तो कोलिजन चाहे इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो, मोमेंटम हमेशा क्या रहता है बेटा, कंजर्व। तो अगर मैं इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को क्या करूं बेटा, कंजर्व करूं, तो इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, m कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा u1 प्लस क्या आ गया बेटा, u2, है कि नहीं बेटा। इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम अब उसका मास कितना हो गया, 2m। और अब जो स्पीड है वो पहले की स्पीड की कितनी हो गई बेटा, हाफ। तो पहले स्पीड u थी तो अब कितनी हो गई बेटा, हाफ। हम दोनों साइड का क्या ले लें बेटा, मॉड, ठीक है ना। इधर तो मैग्नीट्यूड लिखा ही है। अब याद करो, अगर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड आपस में सेम हो, जिनके बीच में एंगल क्या हो, थीटा, तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाता है, 2u। यहां पे अगर u1 u2 है, मैग्नीट्यूड u है, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 2u cos थीटा बाई 2। मैं याद दिला देता हूं सो दैट कि जो बच्चे जिनको नहीं याद है उन्हें पता चल जाए कि अगर दो वेक्टर a और b हैं और उनके बीच में एंगल थीटा है और a और b इनका मैग्नीट्यूड आपस में सेम है, मान लो a, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है, मतलब कहने का कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड ये कितना हो जाता है, 2a cos थीटा बाई 2, ठीक है ना। ये याद रखना बहुत काम का है, 2a cos थीटा बाई 2। तो यहाँ पे भी हो गया 2mu cos थीटा बाई 2। यहाँ पे क्या आ गया बेटा, 2mu बाई 2, 2 से 2 ये कैंसिल, mu से mu कैंसिल, cos थीटा बाई 2 इज व्हाट, 1/2। तो थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 60। थीटा बाई 2 की वैल्यू 60 हो गई, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। पहला आंसर सही। समझ में आ गया होगा, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अगले क्वेश्चन में हम पहुंचते हैं बेटा। दो बॉल्स हैं इक्वल मास की, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा रहे हैं, स्टिक हो गए कोलिजन के बाद, फिर उसके बाद किस वेलोसिटी से जाने लगे, 45√2। आपको पता करना है कि कोलिजन के बाद जो कंबाइंड होगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। मोर और लेस सेम क्वेश्चन। इसमें क्या है कि एक ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, और दूसरा इसके कैसे जा रहा है बेटा, परपेंडिकुलर। यही तो कह रहा है बेटा, दोनों वेलोसिटी परपेंडिकुलर, u मान ले लिया, u ले लिया, ठीक है ना। अब ये दोनों चिपक गए, इसका भी मास कितना है m, इसका भी मास कितना है m, क्योंकि मास दोनों का सेम दिया है। अगेन इलास्टिक कोलिजन के बाद ये कितना हो गया बेटा, 2m हो गया, ठीक है, 2m हो गया। हमें पता करना है कि अब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। सेम वही स्टोरी बेटा। अब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका रिजल्टेंट अगेन u और u, इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, u√2। सेम अभी जो फॉर्मूला बताया। और वैसे भी आपको पता है कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो √2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड उनका रिजल्टेंट आ जाता है। ये हो गया इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम।
फाइनल मोमेंटम हमने लिख दिया 2m इंटू वी। 2m क्यों? क्योंकि दोनों जुड़ गए। क्यों जुड़ गए? क्योंकि कोलिजन कैसा है बेटा? परफेक्ट इनलास्टिक। बस m से m कैंसिल, v की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? u√2। कितना आ गया बेटा? u√2। और अगर हम u√2 की बात करें, देखो ये था u और ये था u, और u और u का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बेटा? u√2। बस वैल्यू रख देना u की और आपको आंसर मिल जाएगा। u की जगह देखो हम यहाँ पे क्या रखेंगे बेटा? u हमारा कितना है? 45√2। 45√2 इंटू क्या है यहाँ पे? ये देखो u√2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है? 2। तो ऊपर आएगा 90, नीचे आएगा 2, मतलब आंसर कितना हो गया? 45 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा आंसर हो गया? बी आंसर हो गया। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो पार्टिकल इक्वल मास के, उनकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी दी हुई है, कोलाइड कर गए कंप्लीटली, अगेन इनलास्टिक। अगेन दोनों कोलिजन जो कर रहे हैं वो आपस में कैसा है बेटा? इनइलास्टिक। कह रहा है कि एनर्जी का लॉस। तो एक तो इसका ये तरीका होता है, पहले हम फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे और फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और उन दोनों के बीच का क्या निकाल लेंगे हम बेटा? डिफरेंस। ठीक है ना। ये तरीका होता था। पहला स्टेप क्या करेंगे? टकराने के बाद की वेलोसिटी निकालेंगे, फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, और फिर दोनों का क्या निकाल लेंगे? डिफरेंस। लेकिन उसके जगह पे मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं जो हर तरह के कोलिजन में आप निकाल सकते हो। क्या निकालने के लिए? लॉस इन एनर्जी। और उसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, लॉस इन एनर्जी। ये बहुत काम का है, लॉस इन एनर्जी इन कोलिजन। ठीक है ना। एक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत काम का है। ऐसा ही फॉर्मूला आपने कैपेसिटर में भी पढ़ा है या आगे पढ़ोगे अगर नहीं पढ़ा है तो। m1 m2 अपॉन 2 m1 प्लस m2 सबने पढ़ा ही होगा। क्रैश कोर्स है बेटा, IIT की आप तैयारी कर रहे हो, 12th में कर चुके होगे आप। m1 m2 अपॉन 2 m1 m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो कहने को ये फॉर्मूला बड़ा है, लेकिन इतना काम का है कि अगर याद रहता है तो बहुत सारा टाइम बच जाता है। ई यहां पे क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और हमें पता है कि अगर हम परफेक्ट इनइलास्टिक की बात करते हैं, परफेक्ट इनइलास्टिक, तो परफेक्ट इनइलास्टिक के लिए ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। पक्का? नहीं। इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू क्या होगी? 1। परफेक्ट इनइलास्टिक के लिए ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। आप खुद देखो, अगर यहां ई की वैल्यू 1 डाल दोगे, 1 माइनस 1 0, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 0। किस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होता? इलास्टिक, जो परफेक्ट इलास्टिक होते हैं, सिंपल इलास्टिक उसको बोलते हैं, जो आइडियल कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होता। परफेक्ट इलास्टिक में ई की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। बस अब वैल्यू रख दो डेल्टा के। अब अपने क्वेश्चन की वैल्यूज देखो कि क्या क्या वैल्यूज दी हैं। मास m दिया है, एक की ये है ui, वो है ui प्लस जे बाय √2। बस अब वैल्यूज रखना है बेटा। तो हम यहाँ पे देखो, मास तो दोनों का सेम ही है बेटा, तो ये m इंटू m स्क्वायर कह लो, नीचे 2, m और m मिलके कितना हो गया बेटा? 2m। फिर ये आया u1 माइनस u2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ui में से ui प्लस जे बाई 2, यू कॉमन ले लो, i में से i बाई 2 घटेगा, कितना आ जाएगा? i बाई 2, उधर आ जाएगा माइनस जे बाई 2। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? u मान लो हमने बाहर ले लिया, i माइनस जे बाई 2, और इसका क्या करना है बेटा? मैग्नीट्यूड, ये देखो इसका स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है ना। इंटू ई की जगह 0 डाल दिया। अब बस सॉल्व कर लो। m से m यहाँ क्या हो जाएगा? कैंसल, ऊपर आएगा m, नीचे कितना आएगा? 4। यहाँ क्या आएगा? u स्क्वायर। नाउ i माइनस जे बाई 2, नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। i माइनस जे का मैग्नीट्यूड कितना बेटा? √2, उसका क्या बेटा? स्क्वायर। तो अगर हम इसका स्क्वायर करें तो ऊपर आएगा 2, इस 2 को कैंसिल करेगा, क्या आंसर आ गया? mu स्क्वायर बाई 8। देखते हैं क्या कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है। कौन सा आंसर है बेटा? बी। तो इस फॉर्मूला, ये बहुत काम का फॉर्मूला है। कैपेसिटेंस में ऐसे ही दो कैपेसिटर को जब हम डिफरेंट वोल्टेज पे हैं कनेक्ट कर देते हैं तो हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज पे चार्ज फ्लो करता है, उस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस होता है, और उसमें भी ऐसा ही फॉर्मूला होता है, C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो एक ही जैसे फॉर्मूले हैं, याद कर लोगे तो आपको दोनों जगह पे वो काम आएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
ये एक पार्टिकल m जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, दूसरा पार्टिकल है वो 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू इससे बहुत छोटी है। आपको पता करना है टकराने के बाद अगर कोलिजन इलास्टिक हो तो स्पीड क्या होगी लाइटर पार्टिकल की, हल्के वाले की, ठीक है ना। तो दो चीज़ें जब इलास्टिकली कोलाइड करती हैं तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा? अगर टकराने के बाद कोलिजन इलास्टिक है तो V1 का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है बेटा? M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस ट्वाइस M2 U2 अपॉन क्या बेटा? M1 प्लस M2, ठीक है ना। ये कहाँ से आता है? एक इक्वेशन मोमेंटम का, एक इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी का सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला आ जाएगा। V2 निकालना है, जहाँ जहाँ 1 है उसकी जगह 2 करते जाओ, जहाँ जहाँ 2 है उसकी जगह 1 करते जाओ, बस इस 2 की जगह 1 मत कर देना, ठीक है ना। सारे सबस्क्रिप्ट को 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन में। हमसे कह रहा है कि ये जो जा रहा है उसमें U1 6 दिया है और U2 कितना दिया है? 4। तो अब हम वैल्यूज रखेंगे क्योंकि V1 ही निकालना है, लाइटर पार्टिकल का निकालना है तो सिर्फ V1 निकालना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ लिखा है स्मॉल m माइनस कैपिटल M, यहाँ पे स्मॉल m प्लस कैपिटल M, राइट, इनटू U1, ये कितना बेटा? 6 प्लस यहाँ पे बेटा 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M U2 कितना? 4, दोनों की डायरेक्शन सेम। तो अब हम सिर्फ अगर हम मैग्नीट्यूड करें क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब कैपिटल M बड़ा है किसके कंपेयर में? स्मॉल m। तो कैपिटल M के कंपेयर में छोटी चीज को हम क्या कर देंगे? निगलेक्ट। कोई बहुत बड़ी चीज आती है तो जनरली उसके कंपेयर में छोटी चीजों को हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये निगलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आप देखो बेटा, यहाँ पे आ जाएगा -6, यहाँ पे आ जाएगा -6 क्योंकि m से m कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कैपिटल M को आप कैपिटल M के कंपेयर में जब आप इस चीज को निगलेक्ट करोगे तो ऊपर ये ध्यान रखना ये स्मॉल m नहीं है, M2 का मतलब ये कैपिटल M है, ठीक है, ध्यान रखना M2 दूसरे वाले का मास। तो डिनोमिनेटर में छोटा m निगलेक्ट हो गया, ऊपर का कैपिटल M नीचे के कैपिटल M से कैंसिल। 2 × 4 कितना हो गया? 8, 8 में से 6 चला गया, कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आया, पॉजिटिव मतलब उसी डायरेक्शन में जाएगा, यानी कौन सा आंसर हो गया? ए, 2 मीटर पर सेकेंड इन ओरिजिनल डायरेक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बॉडी है, ये जा रही है 1 kg की, इलास्टिक कोलिजन होती है दूसरे से जो कि रेस्ट पे है और फिर उसी डायरेक्शन में अपनी स्पीड को 1/4 कर देती है, तो दूसरे वाले का मास चाहिए। अब मान लो ये है मास m1 और ये जा रहा है किस स्पीड से? जा रहा है u से, हमें नहीं पता है कौन से स्पीड से। दूसरे वाले का मास m2 है लेकिन वो क्या है बेटा? रेस्ट पे। टकराने के बाद इसकी स्पीड वही जो थी उसकी जगह कितनी हो गई? u/4, लेकिन डायरेक्शन जरूर वही रहा बेटा, ठीक है ना। अब दूसरे वाले का हमें मास पता करना है, दूसरे वाले के बारे में हमें कुछ नहीं दिया है कि वो क्या होगा, ठीक है ना। दूसरे वाले के बारे में हमारे कोई इंफॉर्मेशन नहीं, क्वेश्चन में आप पढ़ के देख सकते हो, ठीक है ना। अब हमें करना है कि कैसे हम इसको सॉल्व करें जिससे हमें दूसरे बॉडी का क्या हो जाए? मास। m1 पता है, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम? यहाँ पे v1 सेकेंड वाले की वेलोसिटी हमें पता है, तो हम वेलोसिटी का फॉर्मूला जो अभी पता है आपको हम यूज करेंगे। v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 कर सकते हैं। m1 माइनस m2 मतलब 1 माइनस m2। m2 का मान लो मास जो हमें निकालना है वो मान लिया हमने m kg सपोज, तो 1 माइनस m अपॉन m1 प्लस m2, यानी 1 प्लस क्या हो गया बेटा? m, 1 प्लस m इज इंटू u1 कितना? u। दूसरा वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि ये क्या है? रेस्ट पे। v1 की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा? u/4, यानी इस v1 की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? u/4। u से u कैंसल, सॉल्व कर लो, खत्म कहानी। ये 4, ये देखो ये कैंसल हो जाएगा बेटा, ये 4 और 4m और इधर आएगा m, कितना हो जाएगा? 5m। और ये कितना हो जाएगा? ये +4 और ये -4 में से 1 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। 3/5 कितना हो जाएगा? 0.6, यानी कितना मास हो गया? 0.6 इज द आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये देखो इसमें स्प्रिंग ब्लॉक है,
ब्लॉक जा रहा है बेटा, स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है, ठीक है, कंप्रेस करता चला जा रहा है। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया हुआ है के, आपको पता करना है कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। याद करो पहले भी मैंने जब वर्क पावर एनर्जी का डिस्कशन किया था तो बताया था कि मैक्सिमम कंप्रेशन तब होता है जब हम एनर्जी की बात करते हैं। तो ये आ जाएगा अपनी पूरी एनर्जी जब किसको दे देगा बेटा, उस स्प्रिंग ब्लॉक को, उस समय उसमें कंप्रेशन क्या होगा बेटा, मैक्सिमम। और किस स्पीड से ये जा रहा है हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, हमें मैक्सिमम मोमेंटम ही निकालना है। मतलब जिस समय मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तब जब इसकी पूरी एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो जाए। तो अगर मैं कहूँ व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा स्प्रिंग एनर्जी, हमें क्या दिया हुआ है के, और ये जो L है ये लेंथ नहीं है, ये कॉम्प्रेस्ड बाय मतलब X है। तो स्प्रिंग के पास जो एनर्जी हो गई वो कितनी है, हाफ KL²। ये एनर्जी बेटा, ये एनर्जी कहां से आई, इस ब्लॉक ने दिया। किसने दिया, इस ब्लॉक ने दिया। ब्लॉक की कौन सी एनर्जी बेटा, काइनेटिक एनर्जी। हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, मोमेंटम, यानी काइनेटिक एनर्जी को किसके टर्म्स में लिख सकते हैं, मोमेंटम। के और पी के बीच में क्या रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² बाई क्या बेटा, 2m। अब आप कहोगे मैक्सिमम क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम अगर कंप्रेशन है तो ये भी मैक्सिमम क्या होगा बेटा, मोमेंटम। बस हो गया, अब तो बस सॉल्व करना है। px की वैल्यू देखो, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, ऊपर क्या आ गया mk, L² का रूट क्या हो जाएगा L, यानी कौन सा आंसर हो गया बेटा, बी। देख लो mk L², ठीक है ना, और L ये स्क्वायर रूट के अंदर है, L बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द 6th क्वेश्चन। कहीं फिर भी डाउट हुआ करे तो आप पूछ लिया करो, एकदम आसान बेटा, सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। आगे हम बढ़ते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन में 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉम्ब है, उसका मास कितना दिया हुआ है, 16 kg, 16 किलोग्राम है, 2 हिस्सों में टूट गया। एक हिस्सा है 4 किलोग्राम का, एक हिस्सा है कितना बेटा, 12 किलोग्राम का, ठीक है ना, एक 4 किलोग्राम है 12 किलोग्राम। और 4 वाला जो है उसकी हमें स्पीड नहीं दिया है, लेकिन 12 वाले की स्पीड दी है, कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इसकी वेलोसिटी क्या है हमें नहीं पता है, आपको पता करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मास। मतलब अगर V आ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। कोई भी कोलिजन हो, एक्सप्लोजन हो, एक चीज हमेशा याद रखना, क्या कंजर्व होता है, मोमेंटम। क्योंकि एक्सप्लोजन में बॉम्ब को हथौड़े से नहीं फोड़ते, बॉम्ब इंटरनल एनर्जी से, इंटरनल फोर्स से ब्रेक होता है, यानी उसका मोमेंटम क्या रहेगा बेटा, कंजर्व। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 16 वाला रेस्ट पे था 0, इसका मोमेंटम हो जाएगा 4 इंटू वी, दूसरे वाले का हो जाएगा 12 इंटू 4, यानी v की वैल्यू कितनी हो गई, 48/4 मतलब 12। यही तो हो गया बेटा। माइनस का मतलब डायरेक्शन अपोजिट, एक उत्तर जाएगा दूसरा दक्षिण, या एक पूरब तो दूसरा क्या हो जाएगा, पश्चिम, ठीक है ना। तो वेलोसिटी -12, सो यू कैन से द स्पीड इज व्हाट, 12 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड हो गई इसकी 12 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी छोटे वाले की जो हो जाएगी बेटा, 4 वाले की हाफ, मास 4, स्पीड 12, 12 का स्क्वायर, ये हो गया बेटा 144 मल्टीप्लाइड बाई 2, 288, बी इज द आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। बैलिस्टिक पेंडुलम, ये एक स्पेसिफिक पेंडुलम होता है जिसकी मदद से हम बुलेट की स्पीड निकालते हैं। क्या होता है उस पेंडुलम में, ऐसे एक बड़ा सा एक ब्लॉक होता है और इधर से ऐसे ये एक बुलेट आती है और जो आके इसको हिट करती है और इसमें क्या हो जाती है, एम्बेडेड। क्यों, देखो लिखा है बुलेट स्टिक्स, इसके अंदर ऐसे बुलेट आके ऐसे एम्बेडेड हो जाती है, ठीक है ना। आपको पता करना है कि टकराने के बाद जब इसमें ये धंस जाएगी, स्टक हो जाएगी, तो ये कितनी ऊंचाई तक गई बेटा, ये पेंडुलम कितनी ऊंचाई तक चला गया। अब मान लो ऐसे सपोज हो गया कुछ, ठीक है ना, तो ये जिस ऊंचाई तक गया बेटा वो ऊंचाई कितनी है, h। आपको पता करना है कि अगर इस बुलेट का मास स्मॉल m है, इस जो बड़ा वाला ब्लॉक है इसका मास कैपिटल M है, तो आपको क्या पता करना है, इनिशियल स्पीड। मतलब वही समझ लो प्रैक्टिकल चीज पूछ रहा है कि कैसे हम बैलिस्टिक पेंडुलम से बुलेट की स्पीड निकालते हैं, वही हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो अगेन मैंने बताया बेटा टकराने पे क्या चीज सेम हमेशा रहेगा, मोमेंटम। तो पहले तो हम इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम की इक्वेट कर देंगे। ये छोटा mv है टकराने के पहले मोमेंटम, टकराने के बाद मोमेंटम क्या हो जाएगा, धंस गया उसके अंदर, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, बड़ा m प्लस छोटा m, ठीक है ना। और बस तो यानी आफ्टर कोलिजन इस ब्लॉक प्लस बुलेट
इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो mv अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। यही तो आएगा बेटा। ये हो गया टकराने के बाद। अब हमसे कह रहा है कि इस v की वैल्यू कैसे हम पता करेंगे बेटा। इस v से वो किस ऊंचाई तक गया बेटा, h। अगेंस्ट ग्रेविटी अगर हम किसी चीज को v स्पीड देते हैं और वो h हाइट तक जाता है तो v और h के बीच में क्या रिलेशन होता है बेटा, h इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2g। बस यही करना है। h दिया है क्वेश्चन में, वी स्क्वायर बड़ा वाला वी स्क्वायर अपॉन क्या बेटा 2g। बड़े वाले v की जगह क्या रख दो बेटा, mv अपॉन m प्लस m। और ये मैंने ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और इसमें जो आपका सब्जेक्टिव टाइप है वो समझ लो है। इसमें m स्क्वायर वी स्क्वायर मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू देके आपको इसमें अगर मेंस में आएगा क्वेश्चन तो इसी न्यूमेरिकल वैल्यू दी रहेगी और न्यूमेरिकल वैल्यू वाले जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बेटा उनको सॉल्व करके आपको आंसर देना पड़ेगा। तो वी स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे बेटा, यहाँ पे स्मॉल m स्क्वायर स्मॉल वी स्क्वायर, नीचे क्या आएगा बेटा कैपिटल M प्लस M का होल स्क्वायर इनटू क्या बेटा 2g। बस स्मॉल v की वैल्यू कैलकुलेट कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। जो फंडा था वो सीखो कि टकराने के पहले और टकराने के बाद मोमेंटम सेम, उसके बाद जो वेलोसिटी आई वो अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर गई। चाहे काइनेमेटिक्स से इक्वेशन लगा दो जो ये बताया मैंने, या चाहे यहाँ पे क्या लगा दो बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक पार्टिकल है इलास्टिकली दूसरे पार्टिकल से टकराता है वेलोसिटी v से। टकराने के बाद सेम डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, हाफ। तो ये देखो एक ये पार्टिकल है m और वो दूसरे पार्टिकल से टकरा रहा है और किस वेलोसिटी से टकरा रहा है, ये v से जा रहा है दूसरा वाला पार्टिकल। हमें दूसरे वाले पार्टिकल के बारे में मास नहीं पता है तो इसको हमने m1 ले लिया, इसको m2 ले लिया। ठीक है ना। और टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाफ द वेलोसिटी। यानी जो m1 है अब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, हाफ। m2 की क्या वेलोसिटी होगी उसके बारे में कुछ नहीं दिया है, लेकिन पहले दिया है बेटा कि क्या वेलोसिटी होगी, वो ये मान लो कैपिटल V है बेटा। ठीक है ना, ये सब स्मॉल v है ताकि सिंबल से कंफ्यूजन ना हो। ये रेस्ट पे है, एट रेस्ट बेटा। ठीक है ना, ये रेस्ट पे, रेस्ट का मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। अगेन हम किसका फॉर्मूला लगा देंगे बेटा, v1 का, क्योंकि कोलिजन कैसा है हमारे पास, इलास्टिक। तो हम v1 वाला फिर से वही फॉर्मूला, v1 इज इक्वल टू, सब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं। तो m1 इंटू क्या हो जाएगा, ये m1 माइनस क्या m2, यही तो हो जाएगा बेटा, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। मान लो आपने ये फॉर्मूला, मैं लिख नहीं रहा हूं, मान लो आपने ये फॉर्मूला लगाया तो आप कहोगे कि m2 के बारे में तो हमें कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया है। अब हम क्या करें, कैसे सॉल्व करें, देखो पढ़ो। कह रहा है कि पार्टिकल स्ट्राइक इलास्टिकली विद अनदर पार्टिकल जो v वेलोसिटी से जा रहा है। आफ्टर कोलिजन इट मूव्स हाफ ऑफ द वेलोसिटी। बस ये दे रहा है कि इसकी वेलोसिटी हाफ हो गई, बस ये हमें पता दिया हुआ है इंफॉर्मेशन। अब हमें सेकंड पार्टिकल का इनिशियल वाला दिया है, सेकंड का बाद का नहीं दिया है, ना ही मास के बारे में इंफॉर्मेशन है। यानी अगर हम फॉर्मूले में आगे बढ़ेंगे तो मास को पिक्चर में लेके आना पड़ेगा। तो कौन बताएगा कि इसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि अगर हम मान लो यहाँ पे हमने फॉर्मूला सपोज लिखा है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 की जगह हमने यहाँ पे लिख दिया क्या है बेटा v, और v1 की जगह हमने लिख दिया क्या बेटा v/2। सॉल्व कर सकते हो लेकिन लंबे तरीके से, यहाँ से v कैंसल हो जाएगा, किसके बीच रिलेशन आ गया बेटा, इससे जब हम करेंगे तो किसके बीच रिलेशन आ जाएगा, m1 और m2 के बीच में, यही तो आ जाएगा बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और इसके बीच में रिलेशन आ जाएगा। लेकिन हमसे ये रिलेशन तो पूछा नहीं है, हमसे कह रहा है v2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, एक कह रहा है वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्टिकल, यानी अब हमें किसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, v2 का। ठीक है ना, तो v2 का देखो फॉर्मूला लगाएंगे। v2 के फॉर्मूले में m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, यहां u1 की जगह क्या आता है u2 क्या है 0, तो लिखने की जरूरत नहीं, क्यों टाइम हम खराब करें बेटा, तो वो हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ क्या लिखेंगे ट्वाइस ऑफ m1 इंटू u1 अपॉन क्या बेटा m1 प्लस m2। अब समझ में आया क्या है इसका यूज, यहां से किसके बीच का रिलेशन निकालेंगे, m1 और m2 का, और वो उठा के यहां पे रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक ये तरीका है, एक इसका आसान तरीका है, किसी को पता है, बताता हूं।
क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, v2 माइनस v1 अपॉन क्या बेटा, u1 माइनस u2। इनफैक्ट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को ऐसे ही डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और जब इलास्टिक होगा तो ये e की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1। तो इलास्टिक के लिए, अगर हम इलास्टिक की बात करें तो इलास्टिक के लिए E की वैल्यू 1, यानी V2 माइनस V1 इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, U1 माइनस U2। ठीक है ना बेटा, ये वाला। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन में, ये सेम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहां वेक्टर की जरूरत नहीं। हमसे क्या पूछा है, V2। देखो क्वेश्चन में सेकंड वाले को V2, V1 की वैल्यू कितनी दी है, V/2, U1 कितना है, V, U2 कितना है, 0। बस ये देखो, अगर हम उसको इधर लेके जाएं तो क्या आंसर होना चाहिए, 3v/2। ये देखो, ए इज द आंसर, 3v/2। एकदम 10 सेकंड के अंदर या मैक्सिमम 20 सेकंड के अंदर, अगर आपको ये वाली चीज पता है। और अगर ये नहीं पता है तो भी घबराने की जरूरत नहीं, प्रॉब्लम तो आप कर ही लोगे बेटा। एक बार v1 निकाला, m1 m2 के बीच में रिलेशन रख दिया, क्या आ जाएगा, v2। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं बेटा। 10वें क्वेश्चन में एक पार्टिकल है, v स्पीड से जा रहा है, m मास है, दूसरे से टकरा है, वो रेस्ट पे है, 2m। कैसे रेस्ट पे, पता चला स्टेशनरी है, और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्यूब। अच्छा देखो, थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा आपको। ये ऐसे बेटा एक सर्कुलर ट्यूब है, ठीक है ना, और इसका रेडियस r है। इस r रेडियस पे ऐसे दो पार्टिकल हैं, वो मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। एक का मास m है और एक का मास कितना है, 2m। कह रहा है कितने टाइम के बाद अगले टक्कर में वो टाइम लेंगे, ठीक है ना। अब हमें टाइम पता करना है, तो देखो बताता हूं। तो जब टकराएंगे किसी टाइम पे, मान लो, तो ये जो m वाला है, m मास है, एक की स्पीड है v, और दूसरा वाला इसका मास मान लो 2m है, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना। और उसकी स्पीड दी हुई है 0। ये रेस्ट पे है बेटा, ये रेस्ट पे है। तो हम पहले क्या करेंगे, टकराने के बाद सेकंड की और फर्स्ट की वेलोसिटी निकालेंगे। तो पहले वाले की अगर मैं वेलोसिटी बोलूं तो फॉर्मूला फिर से वही लगाएंगे, m माइनस 2m अपॉन m प्लस 2m इंटू u1 मतलब v, दूसरा वाला 0 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, v/3। ऐसे ही दूसरे वाले के लिए निकालेंगे, दूसरे वाले के लिए निकालेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ट्वाइस m1 अपॉन m1 प्लस m2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा 3m इंटू u1, u1 कितना बेटा, v। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 2/3v। सबका आया होगा ऐसे, ठीक है ना। बस फर्क क्या है कि ऊपर वाले में m माइनस 2m करोगे तो यहां कैसा आएगा, माइनस, यानी टकराने के बाद जो पहले वाला है वापस चला जाएगा माइनस v/3 से, और दूसरा वाला राइट की ओर चला जाएगा 2v/3 से। एक लेफ्ट की ओर चला जाएगा और एक राइट का। मतलब ऐसे समझो, ये मान लो यहाँ पे टकरा रहे हैं, तो टकराने के बाद m वाला तो इधर चला गया, किस वेलोसिटी से चला गया या किस स्पीड से चला गया, v/3। 2m वाला बेटा इधर चला गया, किससे, 2v/3 से। देख लो, यही तो हुआ बेटा। और अब दोबारा टकराना है इनको आकर। अब दो दो वेलोसिटी हैं, तो जब दो वेलोसिटी होती हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका रिलेटिव वेलोसिटी होता है। तो अगर मैं कहूं, ये मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड है, अगर मैं सेकंड की वेलोसिटी फर्स्ट के रिस्पेक्ट में पूछूं, सेकंड की वेलोसिटी फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा, यानी v/3 प्लस 2v/3 ऐड कर दिया, कितना आ गया, v। रिलेटिव का क्या मतलब हुआ कि अगर एक ये फर्स्ट वाला यहां रुका हुआ है, ये रुक जाए, तो दूसरा वाला किस स्पीड से निकलेगा, ये 2v/3 की जगह अब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, v। ये बात समझे बेटा। पहला वाला ये जो फर्स्ट है बेटा, अगर ये रेस्ट पे है तो दूसरे वाले की स्पीड कितनी हो जाएगी, दूसरे वाले की स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई बेटा, v। ठीक है ना, इस वाले की स्पीड कितनी हो गई, v। बस अब देखो, ये सर्कल में इसको ऐसे आना है, ऐसे, और किस रेडियस के सर्कल में आना है, r, यानी वापस इससे टकराने के लिए कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, 2πr, और किस स्पीड से चलनी पड़ेगी, v। तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 2πr अपॉन v। खत्म कहानी। देखते ही आंसर, टकराने के बाद की स्पीड निकाल लिया, रिलेटिव स्पीड निकाल लिया, टाइम इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, ए इज द आंसर। ठीक है ना, ओके। आगे बढ़ते हैं 11वां।
फोर्स टाइम ग्राफ दिया है बेटा, फोर्स टाइम ग्राफ में देख लो, फोर्स टाइम ग्राफ है इसमें, और इसमें आपको इम्पल्स बताना है 4 सेकंड, इससे आसान और क्या लोगे बेटा। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया, इसका एरिया निकाल लो, खत्म। इम्पल्स इसमें क्या हो जाएगा बेटा, एरिया, इम्पल्स इज एरिया। तो एरिया जब आप निकालोगे तो 4 और 2 ये कितना हो गया बेटा, 8 इस रेक्टेंगल का, और वो हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, 2 से 2 कैंसल, 8 और 4 12 न्यूटन सेकेंड, ठीक है ना। ये हो गया आपका इम्पल्स, ठीक है, एकदम आसान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये देखो 12वां क्वेश्चन। अब बुलेट वेइंग 10 kg मूविंग विद वेलोसिटी 800, एक बुलेट है जा रही है 800 से 10 किलोग्राम से टकराई, फ्रिक्शनलेस सरफेस, आपको पता करना है टकराने के बाद अगर कोलिजन कैसा है बेटा, परफेक्ट इनइलास्टिक। खत्म कहानी, स्पीड पूछ रहा है, कोलिजन में मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कंजर्व। तो बस यहां 10 ग्राम 10/1000 इंटू क्या 800, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। टकराने के बाद ब्लॉक में ये जुड़ गया, क्यों जुड़ गया, परफेक्ट इनइलास्टिक है। कितना है ब्लॉक, 10 किलोग्राम में जुड़ गया 10 ग्राम, जो कि बहुत छोटा है। तो इनफैक्ट इसके कंपेयर में नेग्लेक्ट करना होगा यहाँ पे, सो दैट अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आ जाए। और यहाँ पे ये वेलोसिटी ही पूछा है हमसे, या स्पीड पूछा है, सॉल्व कर लो, उसको नेग्लेक्ट कर दो, 10 से 10 कैंसल, 800/1000 यानी 0.8, v की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन में सेंटीमीटर दिया है, यानी 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये सब गलती मत करना, फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए ये गलती मत करना, यूनिट वाली, ठीक है ना। ओके, ये यूरेनियम है, यूरेनियम रेस्ट पे है और उसमें से एक पार्टिकल निकल गया। कभी भी किसी चीज में से कोई चीज एमिट हो रही है इंटरनल फोर्स से, इंटरनल एनर्जी से, तो उसका मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। तो यहां पे भी बेटा इनिशियल मोमेंटम को हम किसके इक्वल कर देंगे, फाइनल मोमेंटम को, ठीक है ना। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0, कैसे पता चला, वो रेस्ट पे है। अल्फा का मास हमने कितना ले लिया, 4, और वो जा रहा है v स्पीड से। 4 जब निकल जाएगा 238, आपको पता है अल्फा का 4 मास होता है, तो 2 मतलब 4 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, तो 4 निकल जाएंगे, तो 238 में से 4 निकल गया, कितना बच गया, 234, और उसकी स्पीड मान लिया बड़ा v, तो बड़ा v देखो दिख ही रहा है, -4v/234। खत्म कहानी। रिकॉइल का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए यहां कैसा साइन आया है, माइनस। कौन सा आंसर हो गया, D, -4v/34, ठीक है बेटा, एकदम आसानी से हो गया ये। आगे बढ़ते हैं, 14वें क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल है। कह रहा है कि इस इनइलास्टिक कोलिजन, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, कह रहा है इनइलास्टिक कोलिजन में क्या कंजर्व नहीं होती। अभी पूरे डिस्कशन में मैंने बताया कोलिजन कैसा भी हो, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक, टोटल मोमेंटम हमेशा क्या रहता है बेटा, कंजर्व। लेकिन लैंग्वेज पे ध्यान रखना, टकराने के पहले मोमेंटम, टकराने के बाद मोमेंटम क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट। ड्यूरिंग कोलिजन, जिस समय टकराते रहते हैं वो शॉर्ट इंटरवल में, उसमें जरूरी नहीं है कि वो चीजें हों। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ढंग से पढ़ना, इलास्टिक है या इनइलास्टिक, बिफोर और आफ्टर की बात कर रहा है या ड्यूरिंग की बात कर रहा है, एनीवे। तो कौन सी चीज इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी। इलास्टिक में दोनों कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी भी और मोमेंटम भी। लेकिन इनइलास्टिक में मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है इन फॉर्म ऑफ हीट एंड साउंड, ठीक है ना। तो कौन सा आंसर हो गया बेटा, ए। ड्यूरिंग कोलिजन, जिस समय टकराते हैं बेटा, उस समय ड्यूरिंग कोलिजन जरूरी नहीं है कि, जरूरी क्या रहेगा ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में भी कंजर्व नहीं रहेगी, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कंप्रेस पहले करते हैं। दो चीजें आती हैं, टकराती हैं तो एक दूसरे को कंप्रेस करती हैं, फिर से रीगेन करके वापस आ जाती हैं। तो जब 100% रीगेन करती हैं तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलास्टिक। तो जब रीगेन कर लिया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, कंजर्व, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है एकदम सिंपल, 2 मीटर की ऊंचाई से एक चीज गिरती है और उसके बाद 1.5 मीटर की ऊंचाई तक वापस चली जाती है, ठीक है ना। आपको पता करना है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा। ये फॉर्मूला याद रखना, आज से हो सकता हो आपको याद भी हो कि अगर हम h हाइट से किसी चीज को ड्रॉप करें और nth रिबाउंड में, रिबाउंड होता जा रहा है,
nth रिबाउंड में, दिस इज हाइट इन nth रिबाउंड, हाइट इन nth रिबाउंड hn, ये हो जाएगा e की पावर 2n इंटू h। h क्या है बेटा? ओरिजिनल हाइट, इनिशियल हाइट, जब वो स्टार्ट हुआ था, जहां से गिरना, इनिशियल। e क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। n क्या कहलाता है? n होता है नंबर ऑफ रिबाउंड्स, कितनी बार वो रिबाउंड हुआ या कह लो टकराया। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन में, पहले ही रिबाउंड की बात कर रहा है, ये कितना है? 1.5। पहला रिबाउंड है तो n की वैल्यू 1, ई स्क्वायर, ओरिजिनल हाइट कितनी है? 2, ई स्क्वायर हो गया 1.5/2, 15/20, 5 से कैंसिल किया 3/4, स्क्वायर रूट किया कितना आ गया? √3/2, खत्म कहानी। So this is all about your this DPP नंबर 11। आई थिंक शुरू में मैंने 12 बोल दिया था, कोई दिक्कत नहीं बेटा, उससे डजेंट मैटर। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कोलिजन में, मोरलेस सारे कॉन्सेप्ट आज हमने डिस्कस कर लिया, सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। आप सबके मैं उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। अगर इनके सही नहीं है तो आपको आज पता चल गया कि कैसे वो क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है ना। तो अगले डीपीपी के लिए हम फिर से मिलेंगे। आई होप वो आपका टॉपिक होगा रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन के डीपीपी के सॉल्यूशन के लिए फिर से हम मिलेंगे। तब तक आप अपना खूब ध्यान रखो। बाय बाय। हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीपीपी 11 के डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं। तो नाउ लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है? इफ द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम टू परपेंडिकुलर लाइन्स इन द प्लेन इज 1, देन इट्स लोकस विल बी विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो देखिए हमारे पास में दो परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर दी गई हैं, हम उनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लेते हैं। पॉइंट कहीं पर भी होगा, इससे जेनेटिक का लॉस नहीं होगा। तो यार हमने यहाँ पर पॉइंट को अगर पी एच कोमा के लेते हैं तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी? मॉड एच, एंड एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी इसकी? मॉड के। तो आपसे कहा गया है कि मॉड एच प्लस मॉड के मस्ट बी 1। तो क्या लगता है ये क्या है सर? ये आपके पास में इस तरह से स्ट्रेट लाइंस आ गई आपकी, 4 स्ट्रेट लाइंस का एक यहाँ से ऐसे कह सकते हैं क्लबिंग हमने की है। इस तरह से आपकी स्ट्रेट लाइंस यहाँ पर बनेंगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच क्वाड्रेंट यू आर ओपनिंग द मोड 4। तो मोड एक्स प्लस मोड वाई इज इक्वल टू 1 विच इज ए स्क्वायर। तो यहाँ पर जो करेक्ट चॉइस होना चाहिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट चॉइस होनी चाहिए, राइट। अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, इफ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टाइसेस, ये वर्टेक्स आपको दे रखे हैं, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। आपको एरिया गिवन है 2, तो आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ ए विल बी व्हाट। ठीक है, तो भैया आप इसमें क्या कर सकते हैं सर? आपको एरिया यहाँ पर 2 दिया गया है, तो जो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, आप यहाँ पर जो शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाई गई है, ये अगर x3 y3 है तो x3 माइनस x1 3 माइनस 4, x3 माइनस x2 3 माइनस 1, फिर y3 माइनस y1 तो a माइनस 0 एंड a माइनस 1। ठीक है, ये आपके पास में 1/2 के साथ में एरिया आना चाहिए। लेकिन एरिया अगर 2 दिया है तो सोल्व करने के लिए हम उसे प्लस माइनस 2 लेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू +2 -2 दोनों में से कुछ भी आ सकती थी। आप यार इसको सोल्व कर लो, -1 इंटू a माइनस 1 एंड दिस इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 2, तो -2a इज इक्वल टू 2 इंटू +-2 इज +-4। यहाँ से अगर आपको देखने को मिल रहा है -3a + 1, तो +1 का ट्रांसफ़र आप करेंगे -1 + -4, तो बेटा यहाँ से a का वैल्यू आपको आ जाएगा -5/-3 दैट इज़ 5/3, एंड अगर मैं यहाँ पर प्लस लेता हूँ तो दिस विल बिकम +3 डिवाइडेड बाई -3 दैट इज़ -1। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन मेरे को दिख रहा है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, राइट। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है ABC are in AP
ठीक है, तो ये जो लाइन है ये किसे रिप्रेजेंट करती है? ठीक है, तीनों आपके पास में अननोन है, लेकिन रिलेशन उनके बीच में यहाँ पर दिया गया है। तो हमें ये देखना है कि ए बी सी आपको अगर ए पी से रिलेटेड हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो बी होगा वो ए प्लस सी बाई 2 होगा। यहाँ से ए एक्स प्लस बी वाई को हम यहाँ पर लिखेंगे भाई ए प्लस सी बाई 2 इंटू वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप इस पर थोड़ा गौर फरमाएं तो ये आपके पास में x प्लस वाई बाई 2 प्लस सी टाइम्स वाई बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप यार इसे ये कह सकते हो a बाई सी कर लो या c बाई a को लैम्बडा ले लो, तो ये आपका L1 प्लस लैम्बडा L2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होते हैं? आपकी फैमिली ऑफ लाइन है, या फिर आप उन्हें कह सकते हैं द फैमिली ऑफ कॉनकरेंट लाइंस। तो यार कौन सा ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट आ जाता है? एज एन ऑप्शन फैमिली ऑफ पैरेलल लाइन तो सही नहीं है, फैमिली ऑफ कॉनकरेंट लाइन ये हमारे पास में राइट चॉइस बनती है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ए बी सी में ये रिलेशन है, जैसे ए बी सी ए पी में है उस तरह से एक रिलेशन आपके पास में दिया गया है कि भाई इस तरह से आपके पास में ए बी सी रिलेटेड है, और ये जो लाइन है यह आपकी किस फिक्स्ड पॉइंट से गुजरेगी। ठीक है, ये क्या है? फैमिली ऑफ लाइन का ही क्वेश्चन ये भी हुआ। तो हमने यहाँ पर कहा कि यार चलो ए या बी या सी में से किसी एक को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं, ए एक्स को हमने रहने दिया, बी वाई को भी रहने दिया, और जो वैल्यू ऑफ सी है ना उसको हमने क्या लिख दिया भाई? -3a माइनस 4b डिवाइडेड बाई 5। ये सी की वैल्यू होगी। ठीक है, अगर आप यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे तो इसका ट्रांसफर करेंगे, -5 का डिवाइड करेंगे, तो दिस इज व्हाट यू गोना गेट। एक्स देखिए a का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या आया? x माइनस 3/5, और b का जो कोफिशिएंट आया बेटा y माइनस में 4/5 इज इक्वल टू 0। अगेन a से डिवाइड कर दीजिए, दिस विल बिकम L1 प्लस लैम्बडा L2 इज इक्वल टू 0। आपकी ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस आपकी यहाँ पर जो कंपोनेंट लाइन ऑफ द फैमिली हैं वो आपके पास मिल गया कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाने चाहिए जो भी फैमिली होगी। तो इसका और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा? 3/5 एंड 4/5। तो ये ढूंढ लो आप, 3/5 एंड 4/5 ऑप्शन सी में हमें नजर आ रहा है। तो ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर क्वेश्चन नंबर 4। अगले क्वेश्चन में इसमें आपसे कहा गया है इफ द पॉइंट 2a लाइज बिटवीन दीज टू लाइंस देन a लाइज। देखिए यहाँ पर जो लाइन हमें दी गई है, पैरेलल लाइन दी गई है, अगर आप देखें तो अच्छे से, बिल्कुल सर हमारे पास में पैरेलल लाइन दी गई है। तो एक बार चलो हम यहाँ पर x एक्सिस y एक्सिस बना देते हैं। सर जो हमारे पास में पहली लाइन है दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 1, नेगेटिव -1 स्लोप की आपके पास में ये लाइन हो गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। दूसरी लाइन आपके पास में सेम पैरेलल लाइन है इस तरह की, लेकिन ओरिजिन से दूर है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5/2। ये आपकी दूसरी लाइन है। ये देखिए यहाँ पर x एक्सिस के साथ जो इसका इंटरसेक्शन 1,0 होगा, इफ यू पुट y इक्वल टू 0 देन x विल बिकम 5/2 हेयर। अब जो हमें पॉइंट दिया गया ना 2,1, ये किस कर्व का पॉइंट है? आप देख सकते हैं x कोऑर्डिनेट इज 2 ऑलवेज, तो मतलब ये वर्टिकल लाइन पे यहाँ पर लाई करेगा, आप ये कह सकते हैं। तो बिल्कुल x इक्वल टू 2 पे लाई करेगा, तो x इक्वल टू 2 विल बी समवेयर हेयर, x इक्वल टू 2 लाइन पे लाई करेगा। तो यार ये देख लो, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर मैं x को 2 रखता हूँ तो y क्या बन जाएगा यहाँ पे? -1। तो ये हो जाएगा आपके पास में 2, -1। और यहाँ पर अगर आप x को 2 रखते हैं तो y कितना हो जाएगा? हाफ। तो 2, हाफ। तो y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का है ना, लाइनों के बीच में हम देख रहे हैं -1 से हाफ तक घूम रहा है, -1 से हाफ तक घूम रहा है। ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट चॉइस है। अंडरस्टूड? तो डायग्राम बनाकर भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है देयर इज अ पॉइंट एक्स वाई मूव्स इन अ वे दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड विद दिस पॉइंट इज ऑफ मैग्नीट्यूड 5। ठीक है, 5 मैग्नीट्यूड का एरिया आपके पास यहाँ पर दे रहा है ये। तो यार
एरिया का एक्सप्रेशन लिख दो आप, है कि नहीं। आप जो मर्जी है आपकी वो यूज कर सकते हैं। सर आप ऐसा कर लीजिए, यहां से देखिए पी का लोकस चाहिए ना हमें, तो हमने कहा कि भाई पी को हमने ले लिया x1 y1, तो x1 या xy ले लेते हैं ना, xy ले लेते हैं, xy1 1 -1 1 5 2 1, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट का हाफ होना चाहिए ±5, एरिया 5 दे रखा है तो दिस शुड बी ±5। आप इसे सिंप्लीफाई करिए बेटा, x टाइम्स -1 -2 माइनस y टाइम्स ये कितना हो जाएगा 1 - 5, ठीक है, और ये ±10 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि दिस इज कमिंग आउट एट -3x + 4y इज इक्वल टू ±, अच्छा लेकिन इसमें अरे बाप रे 1 - 5 इज इक्वल टू ±10 यहाँ पर लिखा हुआ था, और +4 तो ये हो गया है ना, इज इक्वल टू ±10, है ना। अरे यार एक तो मैं लिखना भूल गया इसमें ना, लास्ट वाले को तो हमने एक्सपेंड ही नहीं किया, तो ये 2 - 5 तो ये +7 हो रहा है इधर में ना, तो ये -7 इधर चला गया। तो यार इसको ऐसा लिख सकते हैं 3x - 4y इज इक्वल टू 7 ± 10। तो देख लो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बैठ सकता है, या तो इक्वल टू 17 होगा या -3 होगा, ठीक है। 3x - 4y है ना इक्वल टू -3 में प्लस ए ऑप्शन भी हमारे पास में ठीक आ रहा है। और ये देख लीजिए, इसके लिए चेक कर लीजिए, तो +17 जब टर्न इधर ट्रांसफर होगा तो -17 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। बाकी में x और y का कोफिशिएंट ही गड़बड़ है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट चॉइस हो जाएगी, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा कि ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय दीज लाइंस, तो यहाँ पर दो लाइन यहाँ पर एक साथ लिखी हुई हैं, ये है x = 0 एंड y = 0, है ना, और ये एक आपके पास में x + y = 1। तो यार ये दो तो हमारी एक्सिस ही दे दी गई है हमें, और एक ये वाली लाइन दे दी गई है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ पर आपके पास में जो जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री होता है वही वर्टेक्स आपका ऑर्थो सेंटर होता है, तो इसका मतलब ऑर्थो सेंटर क्या हो गया, ओरिजिन। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट चॉइस है। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर अलोंग दीज टू लाइंस, ये दोनों लाइन दी गई हैं। तो आपसे बोला है कि ये जो पैरेललोग्राम है ये किस टाइप का है। पैरेललोग्राम 3 टाइप के स्पेसिफाई किए जा सकते हैं, या तो पैरेललोग्राम केवल पैरेललोग्राम ही रहे, या फिर वो रेक्टेंगल बन सकता है, स्क्वायर बन सकता है, रोम्बस बन सकता है। अगर इनमें से कुछ नहीं है तो वो पैरेललोग्राम ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको जो डायगोनल्स दिए गए हैं इनकी स्लोप आप निकालिए। पहले वाले डायगोनल की स्लोप कितनी है -1/3, दूसरे डायगोनल की स्लोप कितनी है 3। तो यार ये तो स्लोप का प्रोडक्ट कितना आ गया -1 आ गया। इसका मतलब डायगोनल कैसे आ गए, परपेंडिकुलर। अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल परपेंडिकुलर आए तो उसे क्या कहते हैं हम, रोम्बस कहते हैं सर। तो आपके पास में ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, रोम्बस होगा, क्योंकि ये ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। या फिर स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन हमें बाकी की चीज़ें पता नहीं है, लेकिन रोम्बस तो होगा ही। स्क्वायर इज अ मोर स्पेसिफिक केस ऑफ रोम्बस, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में देखें, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद एक्सिस एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। देखो दोनों से इक्वी डिस्टेंट है, इसका मतलब आपकी कोई ऐसी लाइन रही होगी, अगर दोनों से बराबर की डिस्टेंस पे है तो दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट ए बी की एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होनी चाहिए। खैर उतना अगर नहीं जाना चाहता तो आप ये कह दो कि यार इसका जो मिड पॉइंट होगा ना, दोनों पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट होगा, इनका मिड पॉइंट कितना है बाय द वे 2,1, ठीक है ना। हाँ 2,1 से जाएगी वो लाइन। अब हम जानते हैं कि उस लाइन की जो स्लोप है इक्वली इंक्लाइंड है, वो या तो स्लोप आपकी 1 होगी या -1 होगी। तो जो लाइन इक्वली इंक्लाइंड होती हैं एक्सिस से उनकी स्लोप +-1 होती हैं। तो y - 1 इज इक्वल टू +-
1 इंटू एक्स माइनस, भाई ये स्लोप हो गई ना आपके पास में, ये m हम लिखते हैं x माइनस अल्फा। तो यार ये देख लो y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस 2 और प्लस 1। तो ये आपकी जो लाइन होगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 होगी, या फिर माइनस ले लो यहाँ पे, y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 होगी। अब इनमें से ऑप्शन ढूंढ लो यार, ठीक है भी, x को पॉजिटिव रखना है ना हमें, तो x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 ढूंढो, या फिर आप x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 ढूंढो। ठीक है भाई, कोई दिख रहा है हमें? हाँ, ए ऑप्शन आ गया यहाँ पे, ए ऑप्शन करेक्ट आ गया है ना, प्लस 3 तो कहीं है नहीं को, तो ए ऑप्शन हमारे पास में। एक मिनट रुकिए, ए ऑप्शन कैसे आ गया भाई? ये तो उससे पास ही नहीं करता, तो या तो हमने कहीं गड़बड़ की है इसमें। अगर हम स्लोप को -1 रखते हैं, ये -2 है ना, तो ये गड़बड़ है। देखो ये प्लस -2 नहीं, माइनस प्लस 2 होगा। इसको अपन चेंज करते हैं, -+2 होगा। तो यार तो पूरा ही चेंज हो जाएगा। प्लस x अगर आपने लिया तो यहाँ पे -2 लेना पड़ेगा आपको, राइट? तो ये +1 करके -2 अगर आप लेते हैं, इसको चलो दोबारा से करते हैं यहाँ से, तो y इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे प्लस x ले लिया तो यहाँ -2 लेना पड़ेगा और ये -1 आ जाएगा। इससे x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है भाई, और अगर मैंने यहाँ माइनस लिया तो y इज इक्वल टू -x प्लस 3 हो जाएगा, फिर ठीक है। तो यार यहाँ पर x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 3 वाला कोई ऑप्शन नहीं है, ये ढूंढना है हमें। ठीक है, हाँ ये ठीक है। तो ये हमारे पास में ऑप्शन डी नजर आ रहा है भाई यहाँ पे ना, ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट चॉइस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे से कह रहा है कि एक तो ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, तीनों कॉनकरेंट है। अगर तीनों कॉनकरेंट लाइन है तो पहली दो तो आपकी स्पेसिफिक लाइंस दी गई हैं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीसरी लाइन से पास करना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। या फिर आप कॉनकरेंसी की कंडीशन लगा दीजिए डिटर्मिनेंट वाली। तो यार मेरे को थोड़ा आसान तरीका ये नजर आ रहा है कि मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूँ, क्योंकि y की वैल्यू तो बड़ी आसान लग रही है। तो यहाँ पर y की 3 इंटू वाई की वैल्यू आप डाल दीजिए बेटा x प्लस 5 प्लस 4x इज इक्वल टू 1। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 7x। 15 में से 1 गया तो माइनस के 14 यहाँ पर बचेंगे। x की वैल्यू आपकी -2 आ गई है, x की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो -2, तो y इक्वल टू प्लस का 3 हो जाएगा। दोनों को सोल्व करके -2, 3 मेरे पास में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। तीसरी लाइन भी इसी पॉइंट से गुजरेगी, तो ये हो गया 15 प्लस b इंटू -2 इज इक्वल टू 3। तो -2b इज इक्वल टू -12, और b की वैल्यू आपके पास में 6 आ जानी चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 पॉइंट्स। तो यार ये 3 पॉइंट्स को आप थोड़ा सा मार्क कर दीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किधर पे होंगे ये। ठीक है, थोड़ी बहुत रिलेटिव पोजीशन हमने देखनी है। तो देखिए सर, एक तो ये ओरिजिन ही है आपका, एक ये दिया हुआ है कहीं 8,0, एक आपके पास में बीचों बीच में x तो 4 है, y 6 है। इस तरह से आपके पास में ये ट्रायंगल आ गया। अब देखिए आपका ऑर्थो सेंटर क्या होता है? सर ऑर्थो सेंटर इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड्स। तो एम्पलीट्यूड आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, x इज इक्वल टू 4 यहाँ पर आ गया, तो यहीं पे कहीं होगा। अब आप क्या करना है, आप ओरिजिन से भी जो परपेंडिकुलर आप डालेंगे अपोजिट साइड पे, ये जहाँ पे मिलेंगे हम उसे कहेंगे ऑर्थो सेंटर H। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसकी स्लोप निकाल लीजिए आप, ये 8,0 है, तो आपके पास में इसके परपेंडिकुलर लाइन ओरिजिन से पास करती हुई स्लोप आ जाएगी आपके पास में। तो यह आपकी लाइन आती है कुछ दिस इज समथिंग 2x/3। ठीक है, अब हम जानते हैं x तो 4 ही होना है यार, x को 4 रखोगे तो यहाँ पे 8/3 दूसरा पॉइंट आ जाएगा। तो ये 4,8/3 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ए ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चंस में अगर हम चलें, हाँ, इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दो लाइन के एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन चाहिए। यार पहले a1 a2 प्लस b1 b2 निकाल के देखो कितना आ रहा है। तो 3 × 12 36
और -4 इंटू 5 तो 20, ये तो पॉजिटिव आ गया सर। इसका मतलब नेगेटिव साइन से हमें क्या मिलने वाला है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो नेगेटिव साइन किसका लेना है हमें, 3x - 4y + 7 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू माइनस लेंगे हम यहाँ पर, और 12x + 5y - 2 डिवाइड बाई 13। ठीक है भाई, तो अब चेक कर लो यार, 13 × 39, 13 × 4 52 है ना, 52y, 13 × 6 78, 13 × 7 91 और माइनस के 60x प्लस के 25y माइनस के 10। ठीक है, अब देखिए ट्रांसफर करिए इसको, ये 99 हो जाएगा x में, 25 जो है इसमें से कैंसिल हो जाएगा ना, तो 12 में से 5 गया तो 7, ये कितना होगा 2। 91 में से 10 गए तो बेटा 81 बचेगा, इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो यार ये 9 से कटता हुआ नजर आ रहा है, 11x आ गया, माइनस के 3y + 9 इज इक्वल टू 0। 11 - 3 ऐसा कोई ऑप्शन है क्या कहीं पे? हाँ जी, आ गया हमारे पास में ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट नजर आ रहा है, राइट। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर इज अलोंग द y x इक्वल टू 2y and one of its vertex is this, then side through its vertex going is given by which of the equation। भाई यहाँ पर देखें, जो स्क्वायर है ना उसका एक डायगोनल आपको दे दिया गया है, ठीक है, और एक वर्टेक्स दे दिया गया है। अब ये हम देख रहे हैं कि ये वर्टेक्स इस डायगोनल पे लाई नहीं करता है, तो ये स्क्वायर हमने ले लिया। ठीक है, ये है आपके पास में x इज इक्वल टू 2y। अब आपसे कहा है कि एक वर्टेक्स इसका ये है, तो ये वाला वर्टेक्स रहा होगा 3,0 मान लेते हैं इसको, राइट बेटा। अब आपको बतानी है कि बाकी की दो लाइन कैसी होंगी। तो देखो यार, ये जो लाइन है इसकी स्लोप कितनी है सर? इसकी स्लोप है हाफ। क्या है इसकी स्लोप? हाफ। अब ये जो लाइन है ना, ये दोनों लाइन, ये इससे 45 डिग्री के कोण बना रही हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सेम एंगल बनाने वाली दो लाइन इस लाइन के साथ, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि यार m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 क्या हो जाएंगी? ±1 आ जाएंगी। एंगल कितना है? 45 या 135। तो यहाँ से आपको 2m - 1 अपॉन 2 + m इज इक्वल टू ±1 के हिसाब से, तो 2m - 1 इज इक्वल टू 2 + m और 2m - 1 + 2 + m इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखें तो m की वैल्यू -3 आ रही है, और यहाँ से आप देखें तो m की वैल्यू -1/3 आ रही है। तो ये हमारे पास में, ठीक है भाई, हाँ, m की वैल्यू +3 और -1/3, क्योंकि प्रोडक्ट इनकी स्लोप्स का -1 होना चाहिए। अब ठीक है, तो ये होनी चाहिए आपकी लाइन। तो इससे जाने वाली और उन स्लोप को रखने वाली, तो पहले अपन को y इज इक्वल टू 3x - 3, एक तो ये लाइन आएगी आपके पास में, y इज इक्वल टू 3x - 9। दूसरी आएगी y इज इक्वल टू -1/3 इंटू x - 3, तो 3y + x - 3 ये आपकी लाइन हो जाएगी दूसरी। तो देख लो, y -3 + 9 0, एक तो ये बन रही है 3y, ये गलत हो गई, हाँ 3y + x - 3, ए ऑप्शन आ गया इसमें भी सही। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स A and B आर गिवन। ए पॉइंट इज P सच दैट, इसकी जो PA इज इक्वल टू PB है, एरिया आपका 10 है, तो आपको बताना है कि P की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, P कौन सा कोऑर्डिनेट इसमें से होना चाहिए। तो यार आप एक काम ये कर सकते हो कि P को आप ले लो भाई,
एक्स कोमा वाई। तो यहाँ से एक तो इक्वेशन आ जाएगा कि एरिया दिया हो ना आपका, तो एरिया 10 है, या फिर दोनों लाइन के इक्वेशन, दोनों की डिस्टेंस इक्वल कर दो, x माइनस 3 स्क्वायर y माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 5 स्क्वायर y प्लस 2 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 6x प्लस 9 माइनस का 8y प्लस 16 इज इक्वल टू माइनस का 10x प्लस 25 प्लस का 4y प्लस 4। अब आप देखेंगे यहाँ से 4x माइनस 4y नहीं 12y, और भैया 25 हो गए, यहाँ पे 25 से 25 कट गए, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारी लाइन यहाँ पर आ रही है। क्लियर है भाई? तो जो P होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इस तरह से भी हमारे कई ऑप्शन यहाँ पर दिख जाते हैं क्लियरली कि भाई x को अगर 4 रखे तो y 13, ये तो जमेगा नहीं। x को अगर आप यहाँ पर 2 रखते हैं तो ये भी नहीं जमेगा। x को अगर आप 7 रखते हैं तो y को 2 रखते हैं। ठीक है, अच्छा ये -1 है ना, -1 ए ऑप्शन ही नज़र आ रहा है मेरे को तो जो करेक्ट है। ठीक है, वैसे भी अभी इतना जल्दी होना नहीं चाहिए, वैसे क्वेश्चन तो हो गया अपना, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें। अब ये करें कि ट्रायंगल का एरिया भी 10 दिया हुआ है, तो यार आपको ये क्या करना है, 1/2 x y 1 3 4 एंड 1 5 माइनस 2 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 लिखना है इसको। तो दो इक्वेशन यहाँ से आएंगे आपके, उन दोनों इक्वेशन को इसके साथ सोल्व करना है, तो दो अलग अलग पॉइंट्स आएंगे, p की दो वैल्यूज आ सकती हैं। फिलहाल एक ही हमें संतुष्ट कर रही है, तो हम ए ऑप्शन को करेक्ट मान के इसको आगे बढ़ सकते हैं फॉर द सेक ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज दिस, y इज इक्वल टू एक्स है आपके पास में, ए बी लाइन ऑन द सेम साइड ऑफ दिस मिरर, तो इमेज ऑफ ए बी विल पास थ्रू विच ऑफ द, मतलब जो इमेज लाइन है वो आपको बतानी है। तो ये हमारे पास में लाइन गिवन है 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और जो हमारी लाइन है ए बी की वो ये आपके पास में ये वाली है। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स, इसकी इमेज निकालनी है यार। तो यार ये देखो, पहले तो y और x अगर इक्वल हो जाए, ठीक है, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का आ गया हमारे पास में। हम जानते जो इमेज है ना वो कुछ इस तरह से बनेगी, इस येलो वाली की विद रेस्पेक्ट टू y, जो वाइट वाली है। अब इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लो, मेरे को सबसे सस्ता पॉइंट 0 0 नज़र आ रहा है। 0 0 की जो इमेज आएगी वो इसकी इमेज लाइन पे पड़नी चाहिए। क्या होगी 0 0 की इमेज, तो हम यहाँ पर ये लगा लेते हैं कि मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा 0 0 की इमेज है, तो अल्फ़ा माइनस 0 अपॉन 2 बीटा माइनस 0 अपॉन -1 इज इक्वल टू -2 अपॉन, यहाँ पर यार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 आता है, बिना अंडर रूट के आता है, ध्यान रखना है। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएगी भाई 4/5, और जो बीटा की वैल्यू है बेटा माइनस के 2/5 आ जाएगी। तो यार ये पॉइंट आ गया मेरे पास में 4/5 और माइनस के 2/5, दोनों से जाने वाली लाइन निकाल लो। तो पहले तो स्लोप निकाल लो इसकी, तो 1 + 2/5 अपॉन 1 - 4/5, तो ऊपर से आ रहा है 7/5, नीचे से आ रहा है 1/5, तो स्लोप इज 7, तो y - 1 इज इक्वल टू 7 × x - 1। यहाँ से आप देख सकते हैं y - 1 इज इक्वल टू 7x - 7, तो y इज इक्वल टू 7x - 6, ये हमारी लाइन आ जानी चाहिए भाई। अब यार इसमें भी अजीब तरीके से दिया हुआ ऑप्शंस, तो चेक कर लो भाई, 7x - y इज इक्वल टू 6, इस तरह से देख लो, है ना। हाँ जी, सी ऑप्शन आ रहा है। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा कि ऐसा करिए, अगर कोई लाइन है ए से जाने वाली, जो कि इन तीनों लाइन को मान लेते हैं कि ये लाइन है आपकी L1, ये लाइन है L2 और ये लाइन है L3। तो देखिए L1 ये रही होगी, L2 ये रही होगी,
L3 ये रही होगी। वी डोंट रियली केयर अबाउट देयर लोकेशंस। हमसे कहा गया है कि यार ये हमारा कोई पॉइंट है दैट इज -5 -4, ए नाम है इसका। ये इन तीनों लाइंस को BCD पे काटता है ना। यहाँ से कोई लाइन जा रही है, पहली को B पे, दूसरी को C पे, तीसरी को D पे काटता है। तो यार AB की हम डिस्टेंस को अगर ले लें R1, AC की डिस्टेंस को अगर हम R2 ले लें, तो AD की डिस्टेंस को अगर हम R3 ले लें, तो आपको पता है इस लाइन की अगर मान लो स्लोप हमारे पास में tan थीटा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, A पॉइंट से R डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट अगर हम उठाएं तो वो क्या होता है, अल्फा प्लस R cos थीटा, पैरामेट्रिक फॉर्म में हम उसको लिख देंगे R sin थीटा। अल्फा कितना है, -5 प्लस R cos थीटा, है ना, -4 प्लस R sin थीटा। अगर ये हमारे पास में कोई भी पॉइंट आ जाएगा P, है ना, मतलब P पॉइंट ऐसा है जो इस लाइन पे कहीं भी पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी डिस्टेंस इस पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी है, R। अब आपसे कहा कि अगर वो पॉइंट B है तो R की वैल्यू R1 हो जानी चाहिए, R1 को हम AB कहेंगे। तो अगर मैं इस पॉइंट को ये वाली लाइन में डालता हूं, क्योंकि B पॉइंट तो L1 लाइन पे लाई करता है ना, तो आप इस पॉइंट को इस लाइन पे डाल दीजिए, देखो क्या होता है, -5 प्लस R cos थीटा, 3 इंटू दिस, तो -12 प्लस 3R sin थीटा इज इक्वल टू, ये जो है -2 हो जाएगा। R की वैल्यू निकालो जरा इधर से, ठीक है सर। ये देखिए -2 से -12 कट के -10 और -5, -15 इज इक्वल टू R जो है आपके पास में कुछ ऐसा आ रहा है ना, R ट्रांसफर हम कर लेंगे, -R cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। तो R 15/R की वैल्यू देखिए, 15/R, ये R आपका R2 के इक्वल है, तो 15/R2 की वैल्यू cos प्लस 3 sin आएगी। इसी तरह से हम यहां से निकालेंगे दूसरे R की वैल्यू, यहां पर अगर मैं R2 रखूं तो मुझे C पॉइंट आ जाएगा, उसको इस लाइन में रखना, यही इक्वेशन आएगा। और जब हम इनको रख के, जैसे ये मेरे पास में 15/AB आ गया, इसको आप यहां रखेंगे स्क्वायर करके, दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल करेंगे ना, तो साइन कॉस में एक इक्वेशन आएगी, और उस इक्वेशन को सोल्व करके जो tan थीटा की वैल्यू है वो आपकी -2/3 आती है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, तो -2/3 आती है। अगर मेरे पास में यार स्लोप आ गई और ये पॉइंट दे रखा है, तो लाइन का इक्वेशन भी आ जाएगा कि नहीं, इक्वेशन क्या आ जाएगा, y माइनस बीटा इज इक्वल टू x माइनस अल्फा, है ना, यह आपकी इक्वेशन आ जानी चाहिए, है ना, सोल्व कर लेना इसको। इस तरह से आपके पास में इक्वेशन ऑफ द लाइन आएगी। ये बहुत ही पुराना IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको इन सब की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। पैरामेट्रिक फॉर्म का इक्वेशन का यूज करके हम लोग इसको निकालेंगे। अगले क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो आपसे कहा है कि ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, आर 2 अपोजिट पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगल। आपसे कहा है कि जो इसके अदर 2 पॉइंट्स हैं वो इस डायगोनल पे लाई करते हैं, तो आपको बताना है कि रिमेनिंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सी भी बताइए। तो यार ये बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैं डायगोनल्स के इंटरसेक्शन की बात करूं तो किसी भी पैरेललोग्राम में ये होता है कि वो जो मिड पॉइंट है दोनों को बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स, ठीक है। तो 3,2 इन दोनों का मिड पॉइंट आ जाएगा, जो कि इस डायगोनल पे भी लाई करेगा। तो इस डायगोनल पे लाई करवा दो यार 3,2 को। तो यहां से देखो 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 प्लस सी, तो सी की वैल्यू मेरे को -4 नजर आ रही है। चलो ये तो इसकी वैल्यू हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल होती है? यस सर, डायगोनल की लेंथ जो है रेक्टेंगल में इक्वल होती है। तो ये वाली कितनी है, यहां से यहां तक कितनी है ये? सर 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर √5 है ये, राइट बेटा। ये भी √5 होगी। इसका मतलब इस पॉइंट से √5 की डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट आएगा और √5 की डिस्टेंस पे ये दूसरा वाला पॉइंट आएगा। बस इसकी स्लोप पता चल जाए, पैरामेट्रिक फॉर्म लगा के हम काम कर सकते हैं। तो यार स्लोप ऑफ AC बताइए, डायगोनल ये जो आपका दिया रखा है इसकी स्लोप कितनी है? तो गुरुजी
3 माइनस 1 2 और 1 माइनस 5 माइनस 4, तो माइनस हाफ इसकी स्लोप है। तो स्लोप ऑफ BD कितनी हो जाएगी भाई? BD हो जाएगी गुरुजी 2। अगर ये 2 tan थीटा के इक्वल है तो साइन थीटा क्या होगा? यहाँ से साइन थीटा हो जाएगा 2/√5 और कॉस थीटा हो जाएगा आपके पास में 1/√5। इस तरह से हम क्या करेंगे, R जो डिस्टेंस पे हमें 2 पॉइंट चाहिए, R की वैल्यू √5 हो जाएगी। तो क्या होगा भाई? 3 + R कॉस थीटा और 2 + R साइन थीटा, है ना। ये प्लस माइनस एक वो वाला पॉइंट आ जाएगा, एक ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो देखिए R cos थीटा, R मेरे पास में कितना है? R √5 है। तो R cos थीटा की वैल्यू 1 है और R sin थीटा की वैल्यू 2 है। तो R cos थीटा तो 1 है, तो 3 ± 1 और 2 ± 2। तो भाई साहब अगर यहाँ पर प्लस प्लस ले लिया तो 4 4 आ गया और माइनस ले लिया तो 2 0 आ गया। तो एक तो आ गया 4 4, एक तो आ गया 4 4 और एक मेरे हिसाब से आ गया यहाँ, अगर माइनस साइन लेंगे तो 2, 0। ये 2 पॉइंट आपके बाकी के जो वर्टेक्स हैं वो आ जाएंगे, राइट। अगले क्वेश्चन को अगर मैं बात करूं तो आपसे कहा है कि कोई स्ट्रेट लाइन L है जो कि नेगेटिव स्लोप रखती है और इस पॉइंट से गुजरती है, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस को P और Q पे काटती है। इस तरह से कुछ कुछ बातें यहाँ पर कही गई हैं। आपसे ओरिजिन से जो P और Q पॉइंट्स हैं उनकी डिस्टेंस का सम मैक्सिमम ये मिनिमाइज करवा रहा है। तो दोस्त मेरे ये देखो, ये पहले क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ कोई पॉइंट हमें मिल गया है 8,2। इससे जो लाइन जा रही है एकदम सीधी सीधी कुछ इस तरह से मान लेते हैं, ये P पे x एक्सिस को, Q पे y एक्सिस को काट रही होगी। गुरुजी इसकी स्लोप भी रही होगी कुछ, बिल्कुल m रही होगी और हम जानते हैं m आपके पास में नेगेटिव है। लाइन का इक्वेशन बता सकते हैं क्या? यस सर, y - 2 इज इक्वल टू m टाइम्स x - 8। तो यार ऐसा कर लो, y - 2 इज इक्वल टू mx - 8 हो गया ना। तो mx - y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 8m - 2। ठीक है भैया। अब देखो x अपॉन इसको डिवाइड करेंगे तो दिस डिवाइडेड बाई m होगा, तो 8 - 2/m प्लस y अपॉन 2 - 8m इज इक्वल टू 1। पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख दिया। तो OP और OQ की डिस्टेंस यहां से आ जाएगी। दोनों में पॉजिटिव है, एक्चुअली m तो नेगेटिव है ना, तो ये चीज पॉजिटिव है आपकी। OP भी पॉजिटिव है, OQ भी पॉजिटिव, डोंट वरी अबाउट दैट। तो OP प्लस OQ देखो जनाब, 8 - 2/m प्लस 2 - 8m ये आ रहा है कुछ। अब देखो भाई 2 और 8 को तो जोड़ के 10 बना दो, प्लस 2 कॉमन ले लो और यहां देखो 1/-m में इसको लिख सकता है और ये माइनस का 4m आ जाएगा बेटा, राइट बच्चों। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर आप एक काम कर सकते हैं, AMGM लगा सकते हैं, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि m नेगेटिव है। तो दिस इसको मान लेते हैं लैम्बडा, दिस बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, प्रोडक्ट इनका कितना है 4 का अंडर रूट, तो लैम्बडा इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 2 × 2 4। तो यार ये वाली जो चीज है ना, ये आपकी क्या आ रही है? ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ रही है। तो आप ये कह सकते हो कि जो OP प्लस OQ है, OP प्लस OQ ये ग्रेटर देन इक्वल टू 10 + 2 × 4 तो 8। तो ये आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 18 आ जाएगी। कम से कम तो 18 होना चाहिए। मिनिमम वैल्यू पूछिए आपसे, मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। क्या आ गया इसका? मिनिमम वैल्यू ऑफ OP प्लस OQ इज 18। ऑलराइट, सो ये थे आपके सॉल्यूशन ऑफ DPP नंबर 11, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, अगर आपको लगा है कि कोई और क्वेश्चन को किसी और अप्रोच से भी कर सकते हैं तो ज़रूर अपने जो थॉट्स हैं वो कमेंट्स में आप लिखें। आई विल डेफिनेटली सी योर कमेंट्स कि अगर कोई और अप्रोच से हम करें तो नेक्स्ट सेशन में आई विल बी डिस्कसिंग योर मेथड ऑल्सो। बाय बाय। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अशोक मित्तल, आपका केमिस्ट्री टीचर। और बेटा हम लोग अभी करने वाले हैं हमारी DPP 15 का डिस्कशन जो की थी रेडॉक्स रिएक्शन पे। आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व किया अपने आप ईमानदारी से
और इसको अब देखिए सॉल्यूशंस और इसके आंसर। तो सबसे पहले बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन K3CONO2 होल 6 इज। तो बच्चों देखिए इसमें पोटेशियम सिंस पहले ग्रुप का एलिमेंट है तो इस पे +1 रहेगा इंटू 3। कोबाल्ट का निकालना है, तो कोबाल्ट का निकालना है तो इसमें यहां पर इसको मान लेते हैं हम x, राइट। कोबाल्ट का निकालना है तो इसमें मान लिया हमने +1 इंटू 3 प्लस एक्स प्लस NO2, HNO2 से आया है, मतलब इसका -1 स्टेट है इंटू 6 इज इक्वल टू नेट चार्ज विच इज 0। और यहां से बच्चों आप x की वैल्यू निकालेंगे तो +3 आएगा, इसलिए इसका आंसर हो गया +3। क्वेश्चन नंबर 2, फॉस्फोरस हैज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। फॉस्फोरस का +3 किस में है? ये सारे एसिड्स बेटा बहुत पॉपुलर एसिड्स हैं। आप बोलोगे सर हमको नहीं पता था, नाम तो पता होना चाहिए था। ये सारे फेमस एसिड्स हैं। सबसे पहले तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है बच्चों H3PO4, इसमें फॉस्फोरस की स्टेट निकालेंगे आएगा +5। इस फॉस्फोरस एसिड होता है H3PO3, इसमें फॉस्फोरस की स्टेट निकालेंगे तो आएगा +3, इसीलिए यही आंसर है। देन होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड विच इज नथिंग बट H3PO2, इसमें फॉस्फोरस की स्टेट निकालेंगे तो आएगा बच्चों +1। एंड मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता है बेसिकली HPO3N, ठीक, एक पॉलीमरिक फॉर्म होता है, इसमें फॉस्फोरस की स्टेट निकालेंगे तो आएगा +5। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन Mg2P2O7। सो मैग्नीशियम में बच्चों सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है तो +2 इंटू 2 प्लस फॉस्फोरस का x माना तो ये आ गया 2x प्लस -2 इंटू 7 इज इक्वल टू नेट चार्ज विच इज 0। और यहां से बच्चों सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, इससे x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास +5, हेंस आंसर हो गया ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1। तो इनमें से किस में -1 स्टेट में है बच्चों? तो सभी की आप निकालिए, NH2OH में निकालेंगे वही रूल्स यूज करके, तो यहां से आपके पास नाइट्रोजन की स्टेट इसमें -1 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस। तो बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट कैसा सब्सटेंस होता है? जो दूसरों को रिड्यूस करता है, हाउएवर खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो इन विच एन एलिमेंट्स अंडरगोज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज ऑक्सीडाइजेशन के टाइम पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है, जबकि रिडक्शन के टाइम पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करती है। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग दिस रिएक्शन। तो बच्चों यहां ब्रोमीन की स्टेट निकालेंगे तो 0 आएगा, यहां ब्रोमीन की -1 है और यहां ब्रोमीन की +5 है। तो एक तरह से यहां पर क्या हो रहा है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है। Bromine is oxidized and carbonate radical is reduced. Bromine is reduced and carbonate radical is oxidized. Bromine is neither oxidized nor reduced. Bromine is both oxidized and reduced. तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर दिस रिएक्शन। तो इसमें बच्चे जिंक की स्टेट 0 से +2 जा रही है, मतलब जिंक यहां पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कॉपर +2 से कॉपर 0 जा रहा है, तो मतलब कॉपर यहां पर रिड्यूस हो रहा है। Now with reference to this reaction, correct statement बताना है। Zinc is reduced to zinc 2+, गलत है, zinc oxidize हो रहा है zinc 2+। Zinc is oxidized to zinc 2+, इसीलिए आंसर ये हो गया, सही स्टेटमेंट है। Zinc 2+ is oxidized to zinc, ये गलत है। Copper 2+ is oxidized to copper, ये भी बच्चों गलत। क्वेश्चन नंबर 8, which reaction does not represent auto redox or disproportionation reaction। इनमें से कौन सी नहीं है, ये मार्क करना है। तो पहले में बच्चे आप यहां इसकी स्टेट निकालेंगे, 0 आएगी, यहां -1 आएगी और यहां +5 आएगी, तो क्लियरली क्लोरीन यहां पर डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है। इनफैक्ट ऑल हेलोजेंस एक्सेप्ट फ्लोरीन शोज दिस रिएक्शन इन हॉट कॉन्सेंट्रेटेड बेसिक मीडियम। तो ध्यान रखेंगे, फ्लोरीन को छोड़ के क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों ही ये ऊपर वाली रिएक्शन शो करते हैं इन हॉट कॉन्सेंट्रेटेड बेसिक मीडियम। अब H2O2 में भी दिख रहा है बच्चे आपको, यहां -1 से ये दोनों स्टेट में जा रहा है, तो ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन है। कॉपर +, कॉपर 2+ और कॉपर जा रहा है, ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन है। यहां पर बच्चों, यहां पर आपको दिखेगा कि नाइट्रोजन यहां से एक ही स्टेट में जा रहा है, जब एक में जा रहा है तो दो अलग अलग तो गया ही नहीं। तो क्लियरली यही रिएक्शन ऐसा है जिसमें डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव्स एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्लास में भी मैंने आपको प्रॉब्लम कराया था कि जब भी कोई एलिमेंट अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वहां से ऊपर भी जा सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है।
इसीलिए दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ बच्चों H2SO4 में सल्फर +6 है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम नहीं कर सकता क्योंकि और मार्जिन नहीं ऊपर जाने। यहाँ SO2+4 में है, मतलब ऊपर नीचे दोनों जा सकता है, इसलिए यही आंसर है। यहाँ H2S में सल्फर -2 स्टेट में, मतलब ये नीचे नहीं जा सकता, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता है। और HNO3 में नाइट्रोजन +5 में बच्चों, जो कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम स्टेट है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता क्योंकि यहां से और ऊपर जा नहीं सकता। जो दोनों की तरह काम कर सकता है दैट इज ओनली ऑप्शन बी विच इज SO2। फाइनली क्वेश्चन नंबर 10। So when KMnO4 acts as an oxidizing agent and ultimately forms MnO4 2- MnO2 and this and that, then the number of electron transferred in each. तो बच्चों इसमें आप मैग्नीज का स्टेट निकालेंगे तो आएगा +7, NMnO4 2- में निकालेंगे तो बेटा आएगा +6, MnO2 में निकालेंगे तो आएगा +4, Mn2O3 में निकालेंगे तो आएगा +3 और Mn2+ में निकालेंगे तो आएगा +2। तो आप बताइए +7 से +6 जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? 1 लगेगा सर। +7 से +4 के लिए कितने लगेंगे? 3 लगेगा। +7 से +3 के लिए कितने लगेंगे? 4 और +7 से +2 के लिए कितने लगेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। दैट इज वाई इसका आंसर बच्चों 1, 3, 4 एंड 5। ऑलराइट, तो यहां हमारा डिस्कशन खत्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट डीपीपी के डिस्कशन। बाय बाय। हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीपीपी 13 सबने अटेम्प्ट किया है। डीपीपी 13, चलो हम उसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो आ जाओ मेरे साथ और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड में मुझे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बताने हैं। इसमें हम क्या करते हैं, देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स या सिग्मा बॉन्ड्स बताने हैं तो पहले आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे। ये देखो CH3 ये रहा, जब सिंगल बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन में तो दिस इज सिग्मा बॉन्ड। यहां पे देखो C एंड ट्रिपल बॉन्ड, अगर किसी भी एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 इज सिग्मा एंड 2 बॉन्ड्स आर दी पाई बॉन्ड्स। बताया था ना मैंने कि यहां पर सिग्मा बॉन्ड क्या होगा? हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग तो 2 ऑर्बिटल्स की हुई और बाकी दोनों क्या होंगे? लेटरल ओवरलैपिंग होगी, तो ये दोनों पाई बॉन्ड्स हैं। एंड देन C एंड CN इज C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है? तो पाई बॉन्ड्स हम काउंट करें, ये तो सारे सिग्मा है। ये देखो 1 and 2, 2 पाई and 3, 4 pi bonds. Okay, so here 4 pi bonds are there. 4 pi bonds और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? अगर मैं सिग्मा बॉन्ड्स निकालूं तो कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5 है ना? आउट ऑफ 3 बॉन्ड्स 1 इज सिग्मा, तो ये क्या हो जाएगा? 4, 5, 6, 7, तो 7 सिग्मा हो जाएंगे। सिग्मा तो उसने पूछा नहीं है, हमसे सिर्फ पाई बॉन्ड्स पूछे हैं, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? 4। सो करेक्ट आंसर इज डी। Question number 2. See, then bond between carbon atoms 1 and 2 in CN triple bond C, single bond CH, double bond CH2 involves the hybridized carbon. बेटा हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है। देखो बिल्कुल सिंपल, ये स्ट्रक्चर मुझे दिया हुआ है, मुझे दिख रहा है कि इस कार्बन में कार्बन 1 और कार्बन 2 में मुझे बताना है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पे देखो कार्बन 1 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देखो 1, 2 पाई एंड 2 सिग्मा, 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp। और 2 में देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1, 2 और एक H के साथ सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। सो sp2, करेक्ट आंसर इज C। क्लियर? Is question number 3. When the hybridization state of carbon atom changes from sp3 to sp2 and finally to sp, the angle between the hybridized orbitals. देखो इसमें भी क्या बोल रहे हैं कि अगर कार्बन एटम्स के बीच में एक में हाइब्रिडेशन कितना है? sp3, फिर क्या है? sp2 और फिर क्या चेंज होता आता है? sp। तो पूछना चाह रहे हैं कि एंगल में क्या चेंजेस होते हैं। तो बेटा अगर कोई भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है तो उसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री
28 मिनट्स, है ना। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन का बॉन्ड एंगल जो है वो कितना होता है 120, और इधर पे बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा sp में 180। तो देखो बॉन्ड एंगल ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है ना, प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो रहा है, तो हम बोलेंगे करेक्ट आंसर इज बी, इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली। क्लियर? ओके। Yes, question number 4. The hybridization of carbon atoms in C single bond C of vinyl acetylene. Vinyl acetylene का मुझे स्ट्रक्चर दिया है, देखो दिस इज एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज एसिटिलीन, और विनाइल एसिटिलीन मतलब कि विनाइलिक कार्बन पे, ये विनाइलिक कार्बन है ना, इस पे क्या लगा हुआ है, ये देखो इस ये जो एसिटिलीन है इसमें ये वाला CH2 डबल बॉन्ड CH, ये विनाइल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये विनाइल एसिटिलीन स्ट्रक्चर इसमें दिया हुआ था, नहीं भी दिया होता तो भी तुम लिख लेते। और अब इसमें बोल रहे हैं कि कार्बन एटम्स इन C सिंगल बॉन्ड C, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, तो अब आप देख लो कितने सिग्मा बॉन्ड है 1 2, तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया S 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, तो sp2 दैट इज क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर C। क्लियर? Next one, question number 5. Among the following, the compound having the most acidic alpha hydrogen is. आप most acidic alpha hydrogen आपको निकालना है। एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, आप कॉन्जुगेट बेस बनाओ और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को चेक करो। देखो ए ऑप्शन में क्या है, CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH, मैंने सीधे कॉन्जुगेट बेस बना दिया, यहां से मैंने एसिडिक हाइड्रोजन को निकाला और ये क्या हो गया CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। यहां देखो नेगेटिव सिंगल डबल, यहां पर तो रेजोनेंस है, दिख रहा है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, मगर हमें तो मोस्ट एसिडिक चाहिए। हम नेक्स्ट बी ऑप्शन भी चेक करते हैं। बी ऑप्शन में क्या हुआ, CH3 C डबल बॉन्ड O, और मैं यहां से इस हाइड्रोजन को निकाल दूं CH2 नेगेटिव। अब आप देखो नेगेटिव सिंगल डबल, यहां पर भी रेजोनेंस है, इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, यहां देखो दोनों में रेजोनेंस तो सेम है, बट यहां पर है CH3 ग्रुप। CH3 ग्रुप का मतलब है इसका प्लस साइन इंडक्टिव इफेक्ट है, जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है। यहां H है, H हैज नो इंडक्टिव इफेक्ट, तो यहां पर इन दोनों के कंपैरिजन में तो एसिटल्डिहाइड का हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा, है ना। सी ऑप्शन हम चेक करते हैं, सी में क्या दिया हुआ है यहीं पे बताती हूँ। ये देखो सी में मैं यहां से भी H को निकाल सकती थी, यहां से भी, बट आपको मालूम है आप उसी हाइड्रोजन को निकालोगे जहां से आपको मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस मिले, तो मैंने यहां से H हटाया और ये देखो ये नेगेटिव आ गया। जैसे ये नेगेटिव आया आप इसे समझो, इसको मैं ऐसा लिख दूं C डबल बॉन्ड O एंड H, ऐसा लिख दूं, जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूं यहीं पर ही, ठीक है। अब आप देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या होगा, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, दोनों तरफ रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये है ना बेटा, दोनों तरफ रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो यहां पर कॉन्जुगेट बेस बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया, तो ये कॉन्जुगेट बेस बहुत ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। एक और ऑप्शन को हम इन दोनों से तो ज्यादा स्टेबल है क्योंकि दोनों तरफ इसमें रेजोनेंस है और नेगेटिव चार्ज को बहुत ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। हम इस ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन डी, इसमें अगर मैं देखूं तो ये आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑब्वियसली मैं एसिडिक हाइड्रोजन यहीं से निकालूंगी, CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड O एंड OCH3। इसमें आप बोलोगे कि ये देखो नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल और डबल सिंगल लोन पेयर, ये भी तो रेजोनेंस है, बट इस रेजोनेंस के कारण इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, जिसे आप क्रॉस कॉन्जुगेशन बोलते हो। आप ये बोलोगे नेगेटिव सिंगल डबल, यहां पर तो ये रेजोनेंस में है, ये देखो, और यहां पर ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ तो रेजोनेंस में है, बट ये डबल बॉन्ड अगर इसके साथ भी रेजोनेंस में है तो इसकी एवेबिलिटी इस जगह पर कम हो जाएगी, मतलब इसको ये प्रॉपरली स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा।
मैं ये बोल रही हूं कि ये डबल बॉन्ड आगे क्रॉस कॉन्जुगेशन में है, क्रॉस कॉन्जुगेशन में होने के कारण इसकी एबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए ये इसे प्रॉपरली स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कॉन्जुगेट बेस आपका कौन सा है? C1 दिख रहा है आपको, यहां पर तो कॉन्जुगेशन, फर्दर क्रॉस कॉन्जुगेशन आ गया है। क्लियर? सो करेक्ट आंसर इज C। यस, क्वेश्चन नंबर 6, एलाइल आइसोसाइनाइड हैज, एलाइल का पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसमें आइसोसाइनाइड NC ग्रुप जोड़ देंगे। ये देखो एलाइल क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2। भाई एलाइल कार्बन तो यही वाला है ना, एलाइल कार्बन मतलब क्या है? इस कार्बन के ऑल्टरनेट पोजीशन पर क्या प्रेजेंट हो? पाई बॉन्ड। ये एलाइल कार्बन है और इस पे क्या जुड़ा हुआ है? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड इज NC, है ना? यही तो होता है आइसोसाइनाइड। अब आपसे पूछा क्या है, इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स हैं? तो आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हम देखते हैं। देखो 2 हाइड्रोजन साथ 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन दोनों हाइड्रोजन साथ 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक 9 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। और पाई बॉन्ड्स कितने हैं? तो आप बोलोगे 1, 2 एंड 3 पाई बॉन्ड्स हैं। और इसने तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर भी पूछा है। तो आप देखो कार्बन के पास एक लोन पेयर अभी बचा हुआ है। अगर ये कोऑर्डिनेट बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो कार्बन के पास एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बचा है, या मैं बोलूंगी 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। सो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 9 सिग्मा, 3 पाई एंड 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो करेक्ट आंसर इज बी। क्लियर? Yes, question number 7. Which among the following carbocation is most stable? कौन सा कार्बोकटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है? देखो यहां पर क्लास में भी हमने डिस्कस किया, ये आपका क्या है? बेंजाइलिक कार्बोकटाइन है, ठीक है? इसमें रेजोनेंस है, ये देखो पॉजिटिव, सिंगल, डबल, यहां पर रेजोनेंस तो होगा, ठीक है? होगा ना रेजोनेंस? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप बना लोगे सारे, मैं नहीं बना के दिखा रही हूं। तो यहां रेजोनेंस है, ये स्टेबल है कार्बोकटाइन। दूसरा इसने क्या किया? डाइफिनाइल, 2 फिनाइल ग्रुप है, तो इसकी स्टेबिलिटी तो और ज्यादा हो गई। ये देखो दोनों रिंग के साथ ये स्टेबलाइज है। क्लियर? 1 लाइनर आंसर्स हैं ये, सिर्फ आपको समझा रही हूं कि आप कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान समझो। इसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा है। ये आपके पास टर्शरी कार्बोकटाइन है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज होता है। 9 अल्फा हाइड्रोजन, 10 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, ये भी बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। जब मैं इसकी बात करती हूं, बताया था ना क्लास में, ये बहुत ही स्टेबल कार्बोकटाइन है ना? दुनिया के जो स्टेबल कार्बोकटाइन है उनमें से एक कार्बोकटाइन है ये। और ये कार्बोकटाइन क्यों स्टेबल हो जाता है? उसमें देखो यहाँ 3 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पर कार्बन है, तो इसमें क्या होता है? ये रिंग में स्ट्रेन होता है, रिंग एक्सपेंशन का केस बन जाता है, और कार्बोकटाइन मतलब तीनों तरफ से स्टेबलाइज होता है, और स्टेबलाइज होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इन सब की स्टेबिलिटी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा। सो करेक्ट आंसर इज ए। क्लास में इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, ओके? Yes, question number 8. Consider the following compound: CH2 double bond CH, single bond CH and double bond CH2. Carbon-carbon bond length between C2 and C3 will be. इन दोनों के बीच की मुझे बॉन्ड लेंथ बतानी है। बॉन्ड लेंथ डेटा मुझे मालूम है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 1.33 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहां पर दिख रहा है मुझे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, बट इस एक्चुअल में इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है, और रेजोनेंस के कारण क्या होगा? ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, CH2 एंड पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। और मैं जब इसका हाइब्रिड बनाऊंगी तो हाइब्रिड कैसा बनेगा? देखो बेटा, हाइब्रिड इसका कुछ इस तरह से बनेगा, CH2
एंड CH2 और ये जो लूजली पाई इलेक्ट्रॉन है ये सबके बीच में इस तरह से रहेगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ऐसे ही बनता है ना, बोलो जल्दी। तो आप मुझे ये बताओ, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये ना तो फुली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और ना ही ये फुली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से तो कम है मगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से थोड़ी सी ज्यादा है, वो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1.54 एंगस्ट्रॉम एंड ग्रेटर देन 1.33 एंगस्ट्रॉम। सो द करेक्ट आंसर इज सी। क्लियर? Yes, question number 9. Consider the following compound. ये कुछ substituted aniline दिए हुए हैं, बोल रहे arrange the following compounds in decreasing order of their basic strength. basicity में arrange करना है। तो यहाँ पे मुझे बताओ ध्यान से कि लोन पेयर तो सब में है, सारे एनिलीन्स में लोन पेयर प्रेजेंट है और ये पूरा सब में रेजोनेंस सेम है, सब में रिंग है और रेजोनेंस सेम है। यहां पर NO2 ग्रुप है। अब आप देखो ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है इसका फर्क है। NO2 का कौन सा इफेक्ट है, -I -R। CN का कौन सा इफेक्ट है, -I -R और CH3 का +I +H। जानते हो ना, सब क्लास में पढ़ा है ना। अब आप मुझे ये बताओ कि बेटा -I -R दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहे होंगे, विड्रॉ कर रहे होंगे। -I सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है और -R लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन को, जिससे कि अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इस पर कम हो रही है। तो -I -R -H तीनों ही बेसिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है, ये भी बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है। यहां +H +I है, दोनों ही बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा बेसिक तो फोर्थ वाला हो गया, ठीक है, फोर्थ मोस्ट बेसिक है। उसके बाद देखो इन दोनों में तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रही है ना, तो नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। अब मैं सेकंड और थर्ड में कंपेयर करूं तो मैं ये बोलूंगी कि देखो NO2 का -R इफेक्ट बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। तो NO2 का -R CN के -R से डोमिनेटिंग है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो रही होगी। तो नेक्स्ट हो जाएगा थर्ड एंड देन क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड। ठीक है, तो फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड ऐसा ऑप्शन किस में दिया है, इसमें ऑप्शन सी। होप दिस इज क्लियर। क्लियर है? चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड। ये फिर कुछ बेस दिए हुए हैं हमें, बोल रहे हैं ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ दीज कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज। आप कैसे निकालोगे, देखो पहले आप यहां पर समझो, ये नाइट्रोजन है, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। यहां पर पायरिडीन में जो नाइट्रोजन है इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। यहां पर जो नाइट्रोजन है इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। और ये वाला जो नाइट्रोजन है इसका हाइब्रिडेशन क्या है, पायरॉल में बताया था मैंने। लोन पेयर जब इसके साथ रेजोनेंस में चला जाता है तो वो कैसे जा सकता है, जब ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज हो। ठीक है, पायरॉल का नाइट्रोजन जो है लगता है sp3 है देख के, बट इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस में रहता है। तो अगर मुझे बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो मैंने सबसे पहले बताया था कि आपको चेक करना है एविबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। मुझे बताओ सबसे ज्यादा एविबिलिटी किस में है, तो आप बोलोगे इसकी तो मैडम बात ही छोड़ दो, इसमें तो लोन पेयर सिंगल डबल ये तो रेजोनेंस में है, इसमें तो एविबिलिटी सबसे कम हो गई। तो फोर्थ की तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए। ठीक है, बाकी किसी में लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है। देखो यहाँ पे पायरिडीन में भी लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, क्योंकि अगर एक ही एटम पर लोन पेयर और पाई दोनों प्रेजेंट होता है तो ओनली पाई विल टेक पार्ट इन कॉन्जुगेशन। ये रूल आपने पढ़ा था, सिर्फ पाई कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, लोन पेयर नहीं करेगा। तो लोन पेयर यहाँ रेजोनेंस में नहीं है, तो रेजोनेंस में तो सिर्फ फोर्थ में है, और जिसके कारण एविबिलिटी बहुत कम हो गई, और एविबिलिटी कम हो गई तो फोर्थ की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो गई। ठीक है, अब हम इनको कंपेयर करें तो देखो इन दोनों का नाइट्रोजन तो sp3 हाइब्रिडाइज है और इसका नाइट्रोजन है sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन, इसका मतलब है परसेंटेज S करेक्टर इज 33.33%।
परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, तो इसने टाइटली होल्ड करके रखा है लोन पेयर को। इनमें परसेंटेज एस करेक्टर सिर्फ 25 था, तो उसने इतनी टाइटली नहीं होल्ड किया जितना टाइटली इसने होल्ड किया हुआ है। तो जितना टाइटली होल्ड होगा उतनी अवेबिलिटी कम हो जाएगी, उतनी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो सेकंड, इसके बाद क्या आ जाएगा सेकंड। अब मैं फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करती हूं, तो फर्स्ट और थर्ड दोनों में नाइट्रोजन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मगर यहां पर क्या है CH2 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 एल्काइल ग्रुप है जिसका प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा होगा। यहां पर एक ऑक्सीजन आ गया है, इसमें माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट लगने लगा। माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा, तो थर्ड जो है उससे कम हो जाएगा, और सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट। तो ऐसा ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा है, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी। होप दिस इज क्लियर। यस, क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक, इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है। फिर वही सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स है। यहां पर देखो ये सब में नाइट्रोजन तो लोन पेयर किस में है, रेजोनेंस में है। आपको मालूम है ना ऑर्थो एनिलीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऑर्थो इफेक्ट ऑफ एनिलीन मैंने बता दिया है, बेसिक स्ट्रेंथ इसकी कुछ कम हो जाती है। आप बोलोगे यहाँ पर तो मैम 2 CH3 है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ और कम हो जानी चाहिए, बट यहाँ पर कौन सा फैक्टर लग रहा है, स्टेरिक इनहिबिशन। स्टेरिक इनहिबिशन मतलब कि जब 2 CH3 आ जाएंगे ऑर्थो पर, तो क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है, ध्यान से समझो, ये जो नाइट्रोजन है ये क्या हो जाएगा, NH2 ग्रुप आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन होते ही रेजोनेंस की कंडीशन चली गई, प्लेनारिटी नहीं रही मॉलिक्यूल में प्लेनारिटी नहीं है, तो ये जो लोन पेयर है ये रिंग के साथ रेजोनेंस में नहीं आ पाएगा। और अगर लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं आ पाया तो तब तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अवेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो हमारे पास सुटेबल आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर। Yes, question number 12. Which one of the nitrogen containing compound is an electrophile? Electrophile means electron loving species which have at least one empty orbital to accept the electron pair, जिसके पास कोई एक sp या d कोई भी ऑर्बिटल खाली हो जिसमें वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, ये तो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन पेयर देगा ये। इसमें भी देखो लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है, O पर भी है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। इसमें मैं देखूँ अमोनिया में, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। NF3 तुम बोलोगे यहाँ पे मैम लोन पेयर तो है, ये भी न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, बट फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है बेटा, ठीक है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, इधर आ जाता है टुवर्ड्स फ्लोरीन। बॉन्डिंग में आपने पढ़ा भी है, ठीक है, और ये अवेलेबल नहीं रहता, और जबकि इधर पर क्या हो जाता है, ऑर्बिटल खाली हो जाता है, मतलब ये लोन पेयर इसके साथ इधर इन्वॉल्व हो जाता है और यहाँ ऑर्बिटल खाली हो जाता है, एंड इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करने लगता है। सो करेक्ट आंसर इज NF3। Yes. Question number 13. What is the correct increasing order of bond lengths of the bonds indicated as 1, 2, 3 and 4 in the following compound? यहाँ पे देखो फोर्थ वाला क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ बहुत कम हो जाएगी, ये तो आप समझ रहे हो ना, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ भी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, 1.33 हो जाएगी, और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि सिंगल बॉन्ड जो 2 और 3 है इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होनी चाहिए, फोर्थ की। तो चलो फोर्थ की तो मैंने सबसे कम लिख दी, उसके बाद मैंने लिख दी फर्स्ट की, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि सेकंड और थर्ड में हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो देखो सेकंड में बॉन्ड जो बना हुआ है वो किसके बीच में, sp3 एंड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के बीच में, और ये जो बॉन्ड है ये sp3 के बीच में है। तो sp3 के बीच में है, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी इसकी,
कुछ ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर प्योरली सिंगल बॉन्ड करेक्टर आएगा। यहाँ पर sp2 और sp3 के बीच में बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा, सेकेंड, और उसके बाद कौन सा आएगा, थर्ड। तो देखो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट एंड फोर्थ। करेक्ट आंसर इज डी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14. In which of the following structures the pair of starred carbon atoms do not lie in the same plane? बेटा सेम प्लेन पर देखने के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। ये देखो, ये स्टार्ड कार्बन है, ये किससे जुड़ा हुआ है, sp2 से, और ये भी स्टार्ड, ये वाला स्टार्ड है, ये भी किससे जुड़ा हुआ है, sp2 से। अब ये sp2 ये तो एक ही प्लेन में है, ये दोनों, जैसे ये xy प्लेन में है तो ये भी xy प्लेन में है, तो ये CH3H ये दोनों xy प्लेन में आएंगे और ये CH3 और ये ग्रुप भी सेम प्लेन में आएगा। तो ये दोनों कार्बन सेम प्लेन में हो गए कि नहीं हो गए, ये दोनों कार्बन सेम प्लेन में हो गए, तो यहाँ तो सेम प्लेन में है। वो पूछ रहा है कि कौन से सेम प्लेन में नहीं है, डू नॉट लाई। सेकेंड वाले में हम देखते हैं, यहाँ पे देखो ये स्टार्ड कार्बन है, दिख रहा है, दिस इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और ये स्टार्ड कार्बन दिस इज आल्सो अटैच्ड टू sp2। तो ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन थे, उनसे अटैच्ड ये कार्बन है, तो ये दोनों तो सेम प्लेन में ही होने हैं, तो ये भी सेम प्लेन में हो गए। इसकी बात करते हैं हम, इसमें क्या था, ये रिंग थी, ये तो प्लेनर थी, एंड टू दिस sp2 हाइब्रिडाइज्ड ये कार्बन अटैच्ड है, और यहाँ पर ये तो पूरा का पूरा रेजोनेंस में ही है, डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड पूरा रिंग के साथ रेजोनेंस में, तो ये भी दोनों किस में है, और रेजोनेंस की कंडीशन है प्लेनारिटी, ये तो प्लेनर है ही, तो ये भी प्लेन में है। इसको देखते हैं, दिस स्टार्ड कार्बन इज अटैच्ड टू दिस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। नो डाउट ये वाला कार्बन, ये जो है ये sp2 से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन तो इसी प्लेन में रहेगा, मगर ये किससे जुड़ा हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड से, तो ये कार्बन जो है वो किसी और प्लेन में चला जाएगा, तो ये कार्बन और ये कार्बन सेम प्लेन में नहीं रहेंगे। सो करेक्ट आंसर इज डी। पूछ रहा ना कौन सा नहीं है, ओके। Yes, question number 15. Which among the following statement is correct? CF2 is more stable than CCl2. ये कार्बीन है बेटा, कार्बीन आपको मालूम है दो फॉर्म में रहते हैं, सिंगलेट कार्बीन एंड ट्रिपलेट कार्बीन, ठीक है। तो हमें देखना है कि देखो जब इस तरह से लिखा होता है, ये लिखा है CF2 और दोनों इलेक्ट्रॉन को एक साथ लिखा जाता है, तो हम इसे सिंगलेट कार्बीन लेते हैं। और अगर ये इस तरह से मेंशन होता, देखो एक एक कार्बन को एक एक इलेक्ट्रॉन को अलग अलग लिखा जाता, तो हम इसे बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। आपको सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन के बारे में सारी चीज बताई गई है, ध्यान से सुनो। जो सिंगलेट कार्बीन है इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, सिंगलेट का sp2 होता है, और ट्रिपलेट कार्बीन जो है इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp। सिंगलेट कार्बीन में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर आते हैं, ठीक है। और ट्रिपलेट कार्बीन में sp हाइब्रिडाइज होने के बाद दो p ऑर्बिटल बचते हैं और दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में आते हैं। इसकी 3 स्पिन वैल्यूज पॉसिबल होती हैं, इसकी एक ही, इसीलिए इसे सिंगलेट और इसे ट्रिपलेट बोलते हैं। ये सब हम क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो आप यहाँ पर देखो CF2, मैं ये ट्रिपलेट कार्बीन बनाती हूँ, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये F के साथ बॉन्डेड है, ठीक है, ऐसा मैंने बना दिया, और ये इधर बॉन्डेड है, ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान से देख के बताओ कि CF2 और दूसरा क्या है CCl2, तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि हाइब्रिडेशन sp2 है, एक p ऑर्बिटल यहाँ पर है, एक p ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये p ऑर्बिटल और जो F के पास क्या है, लोन पेयर है p ऑर्बिटल में, उनके बीच में क्या होगी, बैक बॉन्डिंग होगी। और बैक बॉन्डिंग होने के कारण मैंने बताया था कि इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो बहुत कम हो जाती है। इलेक्ट्रोफाइल क्यों होता है ये, जब इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल होता, जब F यहाँ पे प्रेजेंट है तो F के पास जो लोन पेयर है वो 2p में है,
और ये जो खाली ऑर्बिटल है ये भी 2p में है, तो 2p के बीच में इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो CF2 में इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग हो गई तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो गई। इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो गई मतलब कि ये क्या हो गया, थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल हो गया। और बोल रहे हैं CCl2, तो CCl2 में क्या होगा, ये तो 2p ही रहेगा मगर ये 3p होगा, तो इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी ना, तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो बोल रहे CF2 इज मोर स्टेबल देन CCl2। तो बेटा ये वाली बात तो सही हो गई, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है तो ये थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। CCl2 इज मोर स्टेबल देन CBr2। अरे Br में तो 2p और 4p के बीच में बैक बॉन्डिंग होनी है, जो कि बहुत ही कम इफेक्टिव होगी, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी और रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। तो CCl2 CBr2 से तो ज्यादा स्टेबल होगा, ये भी सही है। फिर बोल रहे हैं सिंगलेट CH2 इज मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट। बेटा सिंगलेट और ट्रिपलेट में मैंने बताया था कि ट्रिपलेट कार्बीन ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, 2 डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जबकि सिंगलेट में एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। उसके कारण उनमें रिपल्शन हो रहा है, और वो रिपल्शन को ओवरकम करने के कारण क्या हो रहा है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। तो ट्रिपलेट कार्बीन ज्यादा स्टेबल होता है। ये तो बोल रहा है कि सिंगलेट इज मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट, ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। ओके, और नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, सिंगलेट कार्बीन हैज प्लेनर ज्योमेट्री। तो सिंगलेट कार्बीन जो है इसकी प्लेनर ज्योमेट्री है, ये बात तो सही है भाई, sp2 हाइब्रिडाइज है, प्लेनर है। तो ऑप्शन क्या हो रहा है, 1, 2 एंड 4। तो हम देखते हैं 1, 2 एंड 4 कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए। क्लियर, होप दिस इज क्लियर, थैंक यू।